नमस्कार, सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आज के जोरदार जोशी के इस एपिसोड में। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस के ऑपरेशंस में फंसे पड़े हो, आपके एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप वेंडर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस का डायरेक्शन ठीक है या नहीं है ये भी पता नहीं लग रहा है, आप अपने बिजनेस के डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हो, आप सारा काम मैन्युअली कर रहे हो, दिन भर ऑपरेशन में फंसे पड़े हो, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और अपने बिजनेस से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो ये वीडियो अंत तक देखना। आज सारे पापों का, सारे मुसीबतों का अंत होने वाला है। मेरे साथ में कृष्णकांत जोशी जुड़े हुए हैं और वो हैं एक्सपर्ट जो है बिजनेस ऑटोमेशन के, जो बनाते हैं कस्टमाइज ईआरपी, और वो हमको आज बताने वाले हैं कि एक बिजनेसमैन की लाइफ के अंदर में ऑटोमेशन क्या बदलाव ला सकता है, ईआरपी क्या बदलाव ला सकती है, ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस कैसे आगे ले जाया जा सकता है, ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। कृष्णकांत जोशी जी, आपका स्वागत है आज के चैनल में। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आपका बैकग्राउंड और आपके बारे में कुछ बता दीजिए। थैंक यू परेश भाई फॉर इनवाइटिंग मी टुडे हियर। मैं अहमदाबाद बेस्ड कंपनी कॉल्ड यंत्र अधिगम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ एंड फाउंडर हूं। इस कंपनी को हमने शुरू किया था 2019 में, और अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे परेश भाई ने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की। तो पिछले 18 साल से बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहा हूं। हम बेसिकली और कहें तो प्राइमरीली वर्क करते हैं इंडियंस कंपनीज के लिए, इंडियन एमएसएमईज एंड इंडियन एसएमईज के जो डे टू डे ऑपरेशंस प्रॉब्लम्स हैं, डे टू डे बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करके या तो ब्रॉडली कहें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके उनको हेल्प करते हैं। ये हम करते हैं बेसिकली पिछले 18 सालों से, आप कह सकते हैं। अगेन आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं, बिजनेस में ऑटोमेशन क्या होता है? परेश भाई, अगर बिजनेस में ऑटोमेशन हम की बात करें तो बिजनेस ऑटोमेशन एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलें। आप आज से पहले अगर कोई कंपनी अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो इनवॉइस कैसे बनाती थी? वो पेपर पे इनवॉइस बनाती थी, उस पेपर को कहीं ना कहीं पे भारतीय डाक या पोस्ट द्वारा उसको कुरियर किया जाता था या तो उनको पोस्ट किया जाता था। फिर सामने वाली कंपनी को इनवॉइस मिलता था, वो इनवॉइस को आगे देख के उनको पेमेंट करते थे। अगर इसी चीज को टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अगर हम चेंज देखें तो आज आप क्या करते हैं? आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या तो आप एक्सेल शीट यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, आप इमीडिएटली इनवॉइस बनाते हैं। एंड अगर हम जीएसटी को ध्यान में रखें, जीएसटी जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, आपको अपने इनवॉइसेस के साथ में ई वे बिल एंड ई इनवॉइस भी अटैच करना होता है। नाउ ये सारी अगर ऑटोमेशन के अंदर सोचें तो एक सिंगल क्लिक से अगर आपकी ये तीनों चीजें हो जाए एंड एक दूसरी क्लिक से आपके कस्टमर के व्हाट्सएप पे वो चीज पहुंच जाए, ये है ऑटोमेशन। पहले अगर कहीं ना कहीं पे उसको 1 वीक 2 दिन या 3 दिन लगते थे, वो आप विद इन 5 मिनट्स में आपके कस्टमर के व्हाट्सएप पर वो चीजें पहुंचा सकते हैं। आपका कस्टमर इमीडिएटली कहीं ना कहीं पे इनवॉइस प्रोसेसिंग पर काम करना शुरू कर देता है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि मेरी एनर्जी भी बचती है, मेरा टाइम भी बचता है और मेरा पैसा भी बच जाता है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली उसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, टैट आपका जो पहले 1 वीक का था वो कहीं ना कहीं पे 2 दिन पे या 1 वीक पे आ चुका है। यानी आपका मनी ट्रांजेक्शन, आपका कैश फ्लो बहुत ही फास्ट हो चुका है। इससे ये अगर ब्रॉडली देखें तो ऑटोमेशन का ही बहुत बड़ा फायदा है। आप पहले वीक तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक वेट करते थे इंफॉर्मेशन वापस आने की। आज आप बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके फिंगर टिप्स पे, आपके फोन पे अवेलेबल है, आप इमीडिएटली ले सकते हैं उस चीज को। एक बिजनेस अगर फुल्ली अपना बात करते हैं कि ऑटोमेट करना है, बिजनेस में पूरा ऑटोमेशन चाहिए, तो क्या क्या चीजें हो सकती है? जैसे ईआरपी हो जाता है या ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो जाता है, क्या क्या चीजें पूरी तरह से आ सकती है? उसको अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो हम समझे कि बिजनेस होता क्या है, पहले इसको समझे। बिजनेस क्या है? आप कुछ चीज परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको सेल करते हैं, सेल करने पे पैसा आता है, आपके वेंडर को आपने पेमेंट करी। नॉर्मली यही बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए। अगर हम कुछ एग्जांपल लें, कोई ई कॉमर्स गारमेंट, ई कॉमर्स जो गारमेंट्स बेचता है वो करता क्या है? या तो वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा या तो कहीं से लाएगा, उस पर अपना लोगो लगाएगा एंड उसको सेल करेगा। फूड इंडस्ट्री में चले जाए, एक छोटा केक बेकरी भी हम ढूंढ लें तो केक बेकरी कहीं ना कहीं पे रॉ मटेरियल लाएगा, केक बनाएगा, केक को बेचेगा। यही चीजें हम करते हैं। अगर ऑटोमेशन की बात करें इन सारे प्रोसेस में कहां ऑटोमेशन आता है
तो आपकी एक किसी भी बिजनेस की 3 या 4 साइकिल्स होती हैं, कहीं पर भी आप देख लीजिए। पहली साइकिल आपकी आती है प्रोक्योर टू पे वाली, आप कहीं से मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। दूसरी आपकी आती है लीड टू कैश वाली, आपको एक रॉ इंक्वायरी आई, उसको आपने ऑर्डर में कन्वर्ट करके आपने पेमेंट में कन्वर्ट किया। तीसरी, इन सब चीजों को करने के लिए आपको चाहिए लोग, चाहिए कहीं ना कहीं, यू नीड पीपल। सो फॉर दोज पीपल यू डू द हायरिंग, फ्रॉम हायरिंग टू रिटायरमेंट, यू हैव दैट साइकिल। एंड इन सभी चीजों को सपोर्ट करते हुए नीचे आपको एक लगती है अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि वही तो सारा एट द एंड ऑफ द डे, अगर बड़ी लेवल पे बात करें तो इट्स ऑल अबाउट लेजर्स, इट्स ऑल अबाउट दी क्रेडिट एंड डेबिट। जो हम सालों से जो खाता बुक मेंटेन करते थे, खाता वही मेंटेन करते थे, और रेड कलर की बुक आती थी, आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप लिखा करते थे, राइट। वही चीज एट द एंड ऑफ द डे वही आके कहीं ना कहीं पे खड़ी हो जाती है कि आपको क्या क्रेडिट हुआ और क्या डेबिट हुआ, इसी से आपको निकालनी है। इसके आसपास सारी जो प्रोसेसेस बनाई गई हैं, उसको अगर ब्रॉड टर्म में बोले तो वही तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, उसी को तो ईआरपी कहते हैं आप। ओके, बट अगर देखने जाओ तो एक बिजनेसमैन क्या होता है कि बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको पता नहीं होता है कि बिजनेस कौन से लेवल पे जाएगा, तो वो शुरुआत करता है कुछ एक्सेल में मेंटेन करने से, डेटा वहाँ पे मेंटेन करता है, वो भी किसी ने बता दिया तो शुरू कर दिया जी, ठीक है। या तो फिर अपना, अभी भी गुजरात में लोग हैं कि जो हम लोग बोलते हैं कि चबरखी हुआ बिजनेस चाल ही रही हो जी, फिर जहाँ पे आता किसी ने बताया टैली यूज़ कर लो तो टैली ले लिया, फिर कुछ रहेगा पॉइंट ऑफ सेल यूज़ कर लो, पॉइंट ऑफ सेल के लिया, किसी ने स्टॉक मैनेजमेंट किया। तो ये सब करके वो ऑलरेडी अपना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं ईआरपी एज अ सॉफ्टवेयर क्यों लूँ? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने पहले बात करी अभी कि ईआरपी, तो आज हर कोई ईआरपी तो कर ही रहा है। जैसे आपने बोला कि एक्सेल शीट कर रहे हैं, पेपर पे लिख रहे हैं, तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो हर जगह हो रही है, बट वो बिट्स एंड पीसीस में कई डिफरेंट जगह पर है। आप कुछ चीजें पेपर में रखे हुए हैं, कुछ चीजें आपने एक्सेल शीट में डाली हुई है, और कुछ चीज आप किसी बिलिंग सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप यूज करें, आपने उसमें लिख रखी है। उससे आपको कोई डिसीजन लेने में कोई हेल्प नहीं हो रही है। जिस एक ईआरपी सिस्टम का फायदा ही क्या है? डेटा एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली, आपका डेटा सेंट्रलाइज नहीं है, तो आपके पास वो जो बिजनेस को आगे बढ़ाने का डिसीजन है वो नहीं ले पा रहे हैं। अब उसको बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस के टर्म्स में हम अगर समझें, एक रिटेल बिजनेस है, मान लीजिए किराने की दुकान है। क्या सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या किराने की दुकान को ईआरपी चाहिए? मेरे ओपिनियन में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? किराने की दुकान कितने लोग काम करते हैं? 2 लोग काम करते हैं। अगर मेजरली आप देखें, अगर मारवाड़ी लोग हैं तो किराने की दुकान लगाई है, दोनों भाई एक दुकान में बैठे हैं, ठीक है। तो क्या मैं उस जगह पे ईआरपी ले जा सकता हूं? मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ईआरपी को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए। किराने की दुकान में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, छोटी बड़ी देखें तो क्या मैं बैठ के पहले वो प्रोडक्ट सेट कर सकूंगा? क्या मैं बैठ कर उन प्रोडक्ट को संभाल सकूंगा? नहीं होता ये सब चीजें। किराने की दुकान को चाहिए बिलिंग सॉफ्टवेयर, कि वो जो भी सेल कर रहा है या कुछ परचेज करके लाया है उसका बिल बना दे, वही काफी उसके लिए। ऐसे ही अगर मैं किसी गारमेंट शॉप में जाऊं, गारमेंट शॉप में कहीं ना कहीं पे मेरे पास एसकेयू बड़ा नहीं होता है, मेरे पास प्रोडक्ट्स आइटम्स बहुत बड़ी नहीं होती है। अगर एक छोटी सी गारमेंट शॉप लेके चले तो उसके पास कुछ 100 प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके पास लोग हैं वहां पे करने के लिए, उसके पास कोई तो सेल्स में है, कोई तो उसके पास ओनर खड़ा है, कोई बिलिंग चला रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर वाले, उनको भी ईआरपी की जरूरत नहीं है, उनको चाहिए पॉइंट ऑफ सेल, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर अगेन, बट आपके रिटेल लेवल पे आपको पॉइंट ऑफ सेल करवा सके, जहां से आप अपने इन्वेंट्री ट्रैक कर सके, जहां से आप अपनी इन्वेंट्री को सेल कर सके और छोटे मोटे एक्सपेंसेस डाल सके, डिसीजन ले सके कि भाई ये अभी इन्वेंट्री काफी टाइम से पड़ी हुई तो इसको सेल कर सके, उस पर डिस्काउंट लगा सके, ये सब चीजें कर सकते हैं। फिर आती है बड़ी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो कंपनीज ट्रेडिंग कर रही है, जिनके पास में एक टीम है, जिनके पास में अपना एक परचेज डिपार्टमेंट है, उनका सेल्स डिपार्टमेंट है, उनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उनके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। इन सबको अगर जोड़ के एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है तो ईआरपी बहुत काफी। मैं यहाँ पे आपको एक बात ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं बीच में क्योंकि मैं बिजनेस कंसल्टिंग और उसमें रहता हूँ, सो समबडी इनवाइटेड मी, मगर चलो जाके देखते हो तो कर क्या रहा है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रिटेलर्स वाज देयर, और वो वहाँ पे ईआरपी ही उनको समझा रहे थे, एंड आई वाज शॉक कि रिटेलर को ईआरपी का एक पोर्शन है सीआरएम, चलो चाहिए। आपने बोला कि भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, चलो चाहिए, चलो पॉइंट ऑफ सेल है, चाहिए, बस इससे ज़्यादा तो जरूरत नहीं है उसको। हाँ, सिवाय कि आप फ्रेंचाइजी मैनेज कर रहे हो तो बात अलग हो जाती है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, उनकी कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है,
क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि भाई जैसे अपना एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए एक एचआर का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, या पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, या सीआरएम क्या होता है, और इन सबको इकट्ठा करके जो पुलाव बिरयानी खिचड़ी हम जो बोलते हैं उसको ईआरपी बोलते हैं वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा समझाइए। ओके, उसको थोड़ा डिटेल में चलें। अब वापस अगेन मैं एक ही हर बार जब कभी भी किसी चीज पे बात करते हैं तो पहले बिजनेस समझे, राइट। हम इस रिटेल बिजनेस को लेके चलते हैं कि रिटेल बिजनेस है। रिटेल बिजनेस बहुत सारे हैं। रिटेल बिजनेस फूड में है, रिटेल बिजनेस क्लोथिंग में है, रिटेल बिजनेस आपका किसी और छोटे और पार्ट्स में है, कहीं ना कहीं पे वो यूज कर रहे हैं। इन सभी बिजनेस के अर्निंग रेवेन्यू कमाने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं, राइट। कोई वेबसाइट बना के ला रहा है, कोई उसी रिटेल शॉप का ई कॉमर्स बना के ला रहा है, कोई सिर्फ उस रिटेल शॉप की फ्रेंचाइजी बना के कमा रहा है, राइट। तो उस केस में उनको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर उनके काम आते हैं। जैसे अगर कोई आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स ले लीजिए। ई कॉमर्स के साथ आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट आ जाता है, ई कॉमर्स के साथ आपका इनवॉइस मैनेजमेंट आ जाता है। तो आपको अभी फुल फ्लेज ईआरपी लेने की जरूरत नहीं है अभी। आप ई कॉमर्स से अपना बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं, लो कॉस्ट सॉल्यूशन लगा के, थोड़ा बहुत मैन्युअल वर्क करके, क्योंकि आपके पास इतने लोग भी नहीं है। आपका ही काम हो गया। आप एक रिटेल बिजनेस है जो फ्रेंचाइजी में है ना, यहाँ पर आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर काम लगेंगे। जैसे कि आपको पॉइंट ऑफ सेल यूज करना है टू ट्रैक ऑल द फ्रेंचाइजीज। सारी फ्रेंचाइजीज एक ही तरह का सॉफ्टवेयर यूज करे, सारी फ्रेंचाइजीज एक ही तरह के प्रोडक्ट एक तरीके से बेच रही है, वो आपको ट्रैक करने के लिए तो आप पॉइंट ऑफ सेल ले सकते हैं। वहां पे आपको पता चलेगा कौन सी फ्रेंचाइजी में क्या चल रहा है, उनका इन्वेंट्री क्या है, आपको ट्रैक कर सकते हैं। कई बार ये गड़बड़ हो जाती है, जो बिजनेसमैन मेरे पास आता है कि मेरी फ्रेंचाइजी वाले अपना ही हिसाब से सॉफ्टवेयर यूज करें, तो मेरे को पता ही नहीं वहां पे क्या होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डे 1 से वो फ्रेंचाइजी के डॉक्यूमेंट में ही रखिए कि भाई तू फ्रेंचाइजी तभी लेगा जब मेरा सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है। बिल्कुल। आप उस केस में आप अपने जो ऑफरिंग है आपकी, उसमें वो सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड होता है। हाँ, बट मेजोरिटी क्या होता है कि जैसे बिजनेस शुरू किया है तो देखा देखी बिजनेस शुरू किया, बढ़ गया है, अच्छा हो गया है, नाउ आई एम गोइंग फॉर जब फ्रेंचाइजी में बिजनेस में जा रहा हूँ, अब मेरे को ये ध्यान में नहीं रहता है कि मेरे को एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन क्या करना चाहिए और वहाँ से मैं फ्यूचर में क्या देख पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मेरे को अपना बिजनेस में कहाँ पे क्या युद्ध लड़े जा रहे हैं वो समझ में नहीं आता है। इसमें आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ईआरपी जो है, आपने जो बताया, तो कितने टाइप की मार्केट में ईआरपी है, क्या क्या कंपनियां हैं और कौन सी ईआरपी बेस्ड है, थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालें। अगर हम ईआरपी की बातें करें तो मार्केट में बहुत सारी ईआरपी है, एंड मार्केट में ईआरपी डिफाइन होती है कि किस लेवल के बिजनेस को कौन सा ईआरपी यूज करना है, उस पर डिपेंड करता है। अब मैं कुछ ईआरपी का नाम दूं, अगर जैसे इंडिया में हम बैठे हैं आज, तो ईआरपी इंडिया में अगर देखें तो ज़ोहो ईआरपी चल रही है, इंडिया में एक ओडू ईआरपी चल रही है, लोग एसएपी कर रहे हैं। एसएपी के भी कई वर्जन आते हैं कि बड़ी कंपनीज के लिए एसएपी S4 हाना करके है, छोटी कंपनी के लिए एसएपी B1 करके आता है। फिर आपके पास ओरेकल की ईआरपी है, फिर आपके पास सेज ईआरपी है, फिर आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स करके एक ईआरपी है, जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट यूज करते हो 365, वैसा ही उनका एक ईआरपी का पे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स करके है। प्लस आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में जहां पर भी सिटीज में आईटी कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं कुछ आईटी कंपनीज ने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए, तो वो लोकल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं पे लोकल कंपनीज के साथ में उन्होंने काम करके अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो अच्छे हैं, उनमें बेटर है वो। आप हमने जो आगे नाम लिया उनसे भी बेटर है, कई जगह काफी अच्छे हैं, बट किसी ईआरपी को कैसे लेना, कैसे एवेल्यूएट करना, उसका एक पूरा एक स्टोरी है। आई थिंक आप भी शायद एक ईआरपी बहुत जल्दी, हम खुद एक ईआरपी बना रहे हैं, हम खुद एक अपना ईआरपी लॉन्च कर रहे हैं जी। ओके, सो अगर वहां पे बात करें कि इतने सारे मार्केट में इतने सारे ईआरपी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं 10th पास बिजनेस हूँ, मैं 12th पास बिजनेस हूँ, भगवान की मेहरबानी रही थी मेरे पे, माँ लक्ष्मी की कृपा रही थी और मेरा बिजनेस चल निकला है जी, ठीक है। और मैं अब थॉट लगा रहा हूँ कि भाई मेरे को एक ईआरपी लेना है। अब ये पूरे मार्केट के अंदर में पूरे बड़े एक स्पेक्ट्रम है ईआरपी का, तो मैं अपने लिए बेस सुटेबल ईआरपी कौन सा लूँ और कैसे लूँ, ओके, मैं कैसे इवोल्यूट करूँ इसको। सो इसमें एक बेसिक फ्रेमवर्क रहता है। मैं आज भी इस टेक्नोलॉजी के जमाने में पेन पेपर की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं पेन पेपर लेके बैठिए, एंड अगर इस फ्रेमवर्क को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको चाहिए क्या है। मैं दर्शकों को बोलूँगा कि अभी ये जो आंसर दे रहे हैं तो आप सही में अभी पेन पेपर लेके बैठिए, अगर आप ईआरपी के बारे में सोच रहे हो तो इस पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ईआरपी लेने का पहला स्टेप होता है बिजनेस ओनर का टाइम। आप सब कुछ छोड़ दीजिए। एज ए बिजनेस ओनर मैं मेरी कंपनी में ईआरपी इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूँ। हाँ, बट मेरा सवाल वापस में आता हूँ कि मैं ये सारे लोगों में से कौन सा ईआरपी लूँ, कौन सा बेस्ट ईआरपी है। मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो अगर हम इन स्टेप्स को करेंगे
तो कहीं ना कहीं पे मुझे पता चल जाएगा कि ईआरपी लेना कैसे है Okay. और मेरे को कौन सा चाहिए होगा। Done, ठीक है, done. हम बात करते हैं क्योंकि थोड़ी इंडस्ट्री की भी बेस बात करें तो हमारे वहां पे एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास में मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं और हमारे पास में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इंडिया बेसिकली बात करें तो आप स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस बहुत सारी हैं। लार्ज स्केल के लिए कई ईआरपीस बने हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आप उसको लेते हैं। अगर हम इस पे बात करें कि जो प्रॉब्लम किसको है, प्रॉब्लम है एसएमईज को और एमएसएमईज को प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनको नहीं पता उनको करना क्या है, उनके पास वो टीम नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है। जबकि लार्ज कंपनीज हैं उनके पास वो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास कहीं ना कहीं आईआईएम से पास आउट हुए लोग हैं जो उनको बताते हैं कि सर करना क्या है। यहाँ पर डिसीजन भी मेरे को लेना है और काम भी मुझे ही करना है। वो जो साउथ वाली मूवी आई थी ना, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, तो यहाँ पर बात वो है। तो हमको पहला स्टेप करना क्या है कि एज ए बिजनेस ओनर आपको निकालना टाइम, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। पेन पेपर लेके बैठ के आपको करना क्या कि आप जितनी प्रोसेसेस जानते हैं आपके बिजनेस की उनको लिस्ट आउट करना है। आपने प्रोसेस लिस्ट आउट कर ली कि ये सारी प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को लेके आपको अपने जो भी लोग हैं उनके साथ बात करनी है। आप उन लोगों से बात करोगे कि क्या मैंने ये जो प्रोसेसेस या जो फ्लोज बनाए हमारे प्रोसेस या बिजनेस के वो सही है या नहीं है, क्या हम इसी तरह से काम करते हैं, हम हमारे कस्टमर को यहां से मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको पैक करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। आपका बंदा बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं होता हर बार, हम पैक करते हैं, हम डिलीवर करते हैं, कस्टमर बोलता है वो लेबल नहीं लगाया, ये नहीं किया, शायद उसके बॉस को पता नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं से बाहर आती है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है आप अपने लोगों से बात करिए उन प्रोसेस पे बात कर लिया आपने लिस्ट बना लिया, फिर आप बात करोगे अपने चैलेंजेस पे कि उनको आज क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन्होंने वो प्रॉब्लम्स निकाल ली, तो आपने अपने प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स निकाल लिए। अब एज अ बिजनेस ओनर आपको बैठना है, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करना है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं क्या लॉस कर रहा हूं। आपको कहीं ना कहीं पे वो नंबर लाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपके एक रॉ मटेरियल्स है, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं पे आपकी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है। क्या उस शॉर्टेज की वजह से मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर या मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर डिले हो रहा है? अगर वो डिले हो रहा है तो मेरी डिलीवरी भी डिले हो रही है। इस गैप की वजह से मेरे को एक्स अमाउंट का लॉस हो रहा है। क्या मैं ये निकाल सकता हूं? कहीं ना कहीं पे आई कैन टेक इट आउट, मैं कहीं ना कहीं पे आई कैन वर्क ऑन द फ्रेमवर्क, आई कैन वर्क ऑन द लाइंस एंड आई कैन फाइंड आउट कि इतने रुपयों का मेरे को लॉस हो रहा है। अगर मैं उसको एक दिन में कर देता तो ये प्रॉफिट था, मैं उसको 10 दिन में कर रहा हूं तो उसका ये प्रॉफिट हो रहा है। आपको बस इतना सा नंबर निकालना है। तो आपने प्रोसेस बना ली, लोगों से बात कर ली, प्रॉब्लम निकाल ली और एक नंबर लेके आ गए कि सर इतना मेरे को लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ ये रीजन की वजह से। इसके अंदर में ये सारी भी कैलकुलेशन आ जाती है, जैसे कि आप कहीं पे अपना माल भेज रहे हो, वो माल भेज रहे हो, वहाँ पे जब लोडिंग हो रहा है, चढ़ रहा है, वहाँ पे है, पहुँच रहा है, उसके अंदर में एक बड़ा टाइम निकल जाता है। कई बार आपका एक एक चीज़ों को वहाँ पे करने का 15-15, 20-20, 25-25 मिनट चले जाते हैं। अगर आपने उसको 1 मिनट, 2 मिनट या कुछ सेकंड में ला दिया तो वो आपकी जो मूवमेंट है वो प्रोसेस फास्ट हो जाती है। सिमिलरली आपकी एम्प्लॉय हायरिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है, आपकी पूरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, तो जिससे एग्जैक्ट आपको पता लग रहा है कि वेयर आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट, वेयर आई एम मेकिंग अ लॉस। बिल्कुल। और इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वही है कि आपने प्रॉब्लम निकाल ली, आपने उस प्रॉब्लम का कॉस्ट निकाल लिया। अब आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आप कैसे उसको चेंज करना चाहते हैं? गोल कितना, 3 साल, 5 साल, 10 साल? गोल इन टर्म्स ऑफ अभी हम बात करें प्रोसेस की प्रोसेस का गोल क्या है। जो 3 दिन हो रही है तो मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है आधा घंटा, मेरा गोल है 20 मिनट्स। जैसे इसका एक एग्जांपल दूं, मैं एक कंपनी में नाम नहीं दूंगा, बट मैं उसके वहां पे एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम वहां प्रोसेस स्टडी करने गए थे। उनकी प्रोसेस स्टडी में, अब आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो आपने ट्रक्स देखे होंगे, वो रेफ्रिजरेशन वाले ट्रक होते हैं, तो वो ट्रक उनके जब डिलीवरी बे पे लगता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए होता है। 16 बेस पे 80% एफिशिएंसी पे वो चल रहा है, मतलब आपके कम से कम 12 या 13 ट्रक आपके लगे हुए वहां पे, राइट? अब 12-13 ट्रक 25 मिनट वहां पे खड़े रहते हैं लोडिंग के लिए, 25 से 30 मिनट लोडिंग होती है उनकी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगा हुआ है। इस प्रोसेस के बाद में उनको वो लोडिंग जो मटेरियल हुआ है उसका इनवॉइस, उसका ई इनवॉइस और उसका ईवे बिल निकालना है। आज की डेट में उनकी वो प्रोसेस कम से कम 20 मिनट ले रही थी। आप लगा लीजिए 16 लोडिंग के बाद में तो लोडिंग के अंदर में 30 मिनट से लोडिंग, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप नहीं छेड़ सकते, वो तो होनी ही होनी है, ठीक है? उसके बाद में भी वो ट्रक 20 मिनट वहां खड़ा रहता है।
अब आप 16 इंटू 20 करिए, आपके ट्रक 16 बेस पे इंटू 20 मिनट्स तक वहां पे उस बेस पे और खड़े दिन हैं। में वो कितने ट्रक और जा रहे हैं, Exactly. मल्टीप्लिकेशन एक बे से अगर आप मैं एक बे में आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो आपको एक्स नंबर मिलेगा कि इतने ट्रक यहाँ से निकलेंगे। एक बे से 10 ट्रक जा रहे 10 ट्रक निकल रहे हैं, हम इसको इजी करते हैं, 10 ट्रक निकल रहे हैं दिन में, 10 इंटू 20 मिनट्स, तो आपकी 200 मिनट हर रोज की एक बे से जा रही है इंटू 16, हैं, विच इज नॉट प्रोडक्टिव। आपने ये तो लॉस ही कर दिया अपफ्रंट, क्योंकि आपके 20 मिनट्स जो है वो रेफ्रिजरेशन के लिए उसको एक तो इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, प्लस इतने आपका टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, और आपका वर्क जा रहा है मैन्युअली पूरा। मैन्युअल वर्क जा रहा है। ये जो लॉस है, अगर आपको इसको ठीक करना है तो मैं गोल लगाता हूं कि मुझे वो 20 मिनट की जगह पे 5 मिनट में ट्रक निकल जानी चाहिए। 15 मिनट मैं सेव करना चाहता हूं ईच बे पे 10 टाइम्स। अगर हम 10 वो नंबर लेके चले तो 10 इंटू 15 150 मिनट मैं एवरी डे एक बे पे बचाना चाहता हूं। नाउ एक बिजनेसमैन समझ सकता है कि इसको इनटू अमाउंट करो ना, कितनी बड़ी वैल्यू हो रही है। तो अभी जैसे इसके अंदर में एक चीज होगी कि जो समझो कि मेरे दिन में 100 ट्रक जा ही रहे थे, पर 100 ट्रक जाने के लिए मेरे को अभी 15-16 बे लगा के रखने पड़ रहे हैं, उसके बदले में 5 बे लगा के 5 लोगों को रख के वही काम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में कर सकता हूँ। एक ये चीज हो सकती है, या मैं ट्रक बढ़ा सकता हूँ। हाँ, जो मैं 100 ट्रक बेच रहा था, अब मैं एक्चुअली इसकी वजह से ट्रक बढ़ा सकता हूँ। अंडर वैल्यू डिलीवरी कर रहा था, अब मैं प्रॉपर्ली डिलीवरी कर तो पाऊँ। मैं जो 3 दिन में क्योंकि मेरा आज का ऑर्डर बिकॉज ऑफ इस इनएफिशिएंसी की वजह से कल जाके या परसों जाके वो लगने वाला है, तो वो एक्चुअली आगे आ जाएगा, तो मेरा रेवेन्यू का चांसेस जो मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं सेल ही ज्यादा करने लगा हूं अभी। ये आपको कहीं ना कहीं पे समझ में आएगा, तो किसी बिजनेसमैन को ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है और क्या गोल लाना है। तो मैं अगर 20 मिनट पे हूं तो मुझे 5 मिनट का गोल सेट करना है। आपने गोल लिख लिया, आपने प्रॉब्लम लिख लिया, आपने अपनी प्रोसेस लिख ली, आपने अपनी टीम के साथ में भी बातचीत कर ली। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप आता है आपको अपने फ्रेंड्स, अपने कस्टमर्स, अपने वेंडर से एक बार बात करनी है कि सर हम ऐसी कोई सिस्टम प्लानिंग कर रहे हैं, या दोस्त मैं ऐसी कोई सिस्टम प्लान कर रहा हूं, क्या तुम्हारे नॉलेज में या तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे जानकार में ईआरपी इंप्लीमेंट करके देता है? तो पहला अपना उस सर्कल टटोलिए, उस सर्कल से आप किसी को लाइए। तो आपको नेक्स्ट स्टेप है तो वेंडर फाइंड आउट करना है कि आपके ईआरपी अच्छे ईआरपी वेंडर्स कौन है। रेफरेंस से मिलते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप गूगल सर्च करके भी आप आजकल लोग एआई यूज करते हैं, चैटजीपीटी यूज करते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके उनसे निकलवा सकते हैं। बट वहाँ पे जो मेरे को लगता है कि अभी भी जैसे एआई वही रीड करता है जो फीड गया हुआ है, तो एग्जैक्टली हो सकता है कि एक्स नाम का जो आपने बताया वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, उसका वो पर्टिकुलर वेंडर भी अच्छा है, मैं उसके पास चला भी जाता हूँ और मैं अपना ईआरपी बनवा भी लेता हूँ, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली फिटिंग मी, या टेलर मेड नहीं हो पा रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर में है कि भाई ये सारे लोग हैं, अब एग्जैक्टली वेंडर ढूंढे कैसे? वेंडर ढूंढने का एक प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो एक आपने बताया कि चलो रेफरेंस से लेके अब समझो मेरे को मिल गया, या मेरे को 3-4 लोग मैंने आइडेंटिफाई करी, तो मैं क्या करूं उनके साथ में? जी, एक जो आपने बताया कि रेफरेंस से लेके आ गए, दूसरा आप कुछ सर्च कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आपकी ऑफिस कहाँ है, आपकी फैक्ट्री कहाँ है, आसपास में किसी ने किया है तो उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं कि हमने देखा है कि सोलार इंडस्ट्री में अगर किसी इंडस्ट्री पे सोलार लगा हुआ है तो पास वाला के पूछता है कि आपने किससे डलवाया, राइट। सिमिलरली आसपास थोड़ा पूछिए, अदानी का डलवाया, रेजोना का डलवाया, किसका आप पूछते हैं, राइट। तो ऐसे ही पूछे कहीं ना कहीं पे कि आपने कोई ईआरपी लिया तो कौन सा ईआरपी लिया? पूछने का रीजन क्यों है? ये कि रेफरेंस आने के लिए, उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि एक नॉलेज होना जरूरी है। ईआरपी इवोल्यूट करने से पहले आपको थोड़ा ईआरपी को जानना जरूरी है, तो उनसे कुछ नॉलेज गेन करेंगे आप, तब उसको बेटर आप इवोल्यूट कर पाएंगे। ओके, सो अगर उसने कुछ ये प्रोसेस में गया हुआ है, यहाँ पे डुबकी लगाई हुई, तो वो आपको ज्यादा बेटर आइडिया दे सकता है। दैट इज गुड पॉइंट कि मैं रादर देन डायरेक्ट कोई वेंडर को पकड़ूं, उससे पहले मैं समझ लूं कि मैं एग्जैक्टली इस डायरेक्शन पे जाना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, राइट डायरेक्शन है या नहीं है, या फिर वो वेंडर मेरे लायक है या नहीं है, ऐसा कुछ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। बिल्कुल। ओके, तो आप एक मान लीजिए इन सब रिसोर्सेज या सोर्सेज से आप वेंडर्स ले आए, आपके पास 6-7 वेंडर्स आ चुके हैं। आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, उन वेंडर्स से आप पहले मीटिंग करेंगे। उन वेंडर्स को आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए थे वो शेयर करेंगे उनसे कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरी नीड्स हैं और ये मेरे गोल्स हैं, आपको मुझे इस पे ईआरपी बनाना है, तो वो आप उनको शेयर करोगे। इसके बाद में वो वेंडर्स कहीं ना कहीं आपके पास में इन पर्सन मीटिंग के लिए आने चाहिए। अगर कोई वेंडर कहता है कि ऑनलाइन मीटिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, सर बिजनेस में ऑनलाइन मीटिंग्स आर नॉट सक्सेसफुल। जब आपको ईआरपी लेना है तब समझ लेना है कि कोई अगर आपको ऑनलाइन मीटिंग से ईआरपी चिपकाने जा रहा है, आपको उससे दूरी रहना है। प्रोडक्ट ही बेच रहा है वो, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहता, वो आपको मिलना ही नहीं चाहता।
इसके अंदर में कई बार गड़बड़ क्या हो जाती है, ये मेरा बिजनेस जब कंसल्टिंग में जाता हूँ तो ये अक्सर मेरे को मिलता है कि उन्होंने किसी को पूछ लिया ये कैसा वाला है, अच्छा है, और मैंने सेम ईआरपी मैंने डलवा दिया विच इज़ एक्चुअली नॉट फिटिंग विथ माई बिजनेस। यानी मैंने देखा है सेम बिजनेस में, समझो कि आपका पेस्टिसाइड का एक बिजनेस है, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, ये दोनों के अंदर में बिजनेस की प्रोसेस अलग है, बिजनेस का ऑपरेटिंग का स्टाइल अलग है, तो वो ईआरपी भी वहाँ पे अलग हो जाता है। तो एग्जैक्टली अगर मेरे को जाना है ईआरपी के लिए अप्रोच करना है तो मेरे को ये शेयर करना पड़ेगा कि दिस इज द थिंग्स विच एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर, ये मेरा प्रोसेस है। यस, तो इसी पे आगे चलें। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर लिया, आपने अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर ली है, आपका वेंडर अब आपको मिल रहा है, नाउ वेंडर क्या लेके आएगा इस पे बात करें। मैं तो इंडस्ट्री से हूं, मैं आपको बता सकता हूं वेंडर क्या लेके आएगा। वेंडर में हमारी इंडस्ट्री में कैसा, जब ईआरपी की बात करते हैं तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड फिट्स फॉर ऑल। ऐसी प्रोडक्ट्स है मार्केट में जो कहते हैं कि फिट्स फॉर ऑल, जो एक सबसे बड़ा मिथ है। हाँ, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मैं कह सकता हूं शायद बाहर वो प्रोसेसेस कहीं ना कहीं एडॉप्शन आ जाता है। इंडिया में इतने साल से 18 साल से काम कर रहा हूं, फिट्स फॉर ऑल फंडा इज नॉट वर्किंग एट ऑल। इसके लिए हमारे पूर्वज कह के गए तुंडे तुंडे मती भिन्ना, तो बिजनेस ईआरपी भिन्ना। बिल्कुल, सिमिलर इंडस्ट्रीज के प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि उनका एंड प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन ये प्रोसेस है वहां पे। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न इंडिया में। एंड इंडिया में बिजनेस करने का तरीका भी डिफरेंट है सर। हम ना रिलेशनशिप पे काम करते हैं, इमोशंस पे काम करते हैं, विच इज गुड। मैंने कई बार देखा है कि बिजनेस ओनर्स जब बात करते हैं ना, तो इंडिया में वी आर सो लकी दैट वो कहीं ना कहीं पे ऐसा बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदा मेरे यहाँ से अपना घर चला रहा है, वी आर हैप्पी विद दैट। तो वो कई बार उन प्रॉब्लम्स को ईआरपी पे लाते भी नहीं है, वो छोड़ देते हैं कि रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बंदा यहाँ से खुशी खुशी 2 पैसे कमा के घर जा रहा है, वी आर हैप्पी विद दैट सर। ये हम इंडियंस हैं, ऐसे हम काम करते हैं। वापस चले हम हमारी प्रोसेसेस पे। वेंडर्स क्या लेके आया, तो फिट फॉर ऑल वाला फंडा। फिट फॉर ऑल वाला फंडा कहाँ पे काम करता है? आप बिजनेस ओनर्स हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप जो है वो लेके आगे चलना चाहते हैं आज की डेट में, एंड यू आर रेडी फॉर दोस रिस्क और यू आर रेडी फॉर दैट रीवर्क और दी मेहनत जो पीछे करनी पड़ेगी, उसके लिए आप रेडी हैं, बट आज कुछ कर देना चाहते हैं तो आप फिट फॉर ऑल में चले जाइए। आपके पास प्रोसेसेस नहीं है, कुछ नहीं है तो शुरू तो कर दो वहां पे। आपके पास प्रोसेसेस नहीं है, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, उसको लेके आगे चल जाइए। ये आपको फिट फॉर ऑल वाला कर सकते हैं। जितनी लर्निंग मेरी है, जितनी लर्निंग मैंने यहाँ पे इंडिया में करी है, यहाँ बिजनेसेस के साथ काम करते हुए, हमें कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि ये सॉल्यूशन जैसे है वैसे ले लूंगा, बट जब हम डेमो करते हैं, जब उनको दिखाते हैं, तो बोलते हैं सर ऐसा नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, या उनका अकाउंटेंट या उनका कोई परचेस मैनेजर या तो सेल्स मैनेजर बोलता है सर ऐसे काम नहीं होता, हमें तो ऐसे ही चाहिए। अब इसी को रिफॉर्म अगर वापस करें, इसी को अगर हम रिकॉल करें वापस, तो मैंने पहले बोला था आपका टाइम जरूरी है, यहाँ पे बिजनेस ओनर का टाइम जरूरी है, जिससे कि ये गैप ना आए। तो बिजनेस ओनर जब पहले इन्वॉल्व होता है तो आप उस चीज को पहले ले आए। और यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ आ जाती है कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस ओनर या तो टेक्निकली उतना स्मार्ट नहीं है या वो हेडेक नहीं लेना चाहता, तो वो अपनी कंपनी में से किसी को पकड़ा देता है कि चल जमूरे तू देख ले। अब वो उतना क्वालिफाइड नहीं होता, हो सकता है उसको अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, बट जो विजन मिशन है वो ओनर का है, एम्प्लॉय का नहीं है। आपने वो एम्प्लॉय को लगा दिया है, आपने उसकी कॉम्पिटेंसी देखी भी नहीं है और आपने लगा दिया है, तो वो ईआरपी अब आपके बिहार में कुछ और ही बनवाएगा। बिल्कुल, और उसको अगर उसको बड़ा भी देखे ना, तो बिजनेस ओनर्स आज की डेट में क्या है, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम रील कर रहे हैं, राइट, इसका आउटकम ये नहीं है कि मैं ईआरपी एक्सपर्ट हो गया, राइट, हम ईआरपी एक्सपर्ट नहीं हो जाने वाले इस पॉडकास्ट से, बट हमें पता चलने वाला है कि ईआरपी कैसे करना है, तब फिर आप जाके किसी को लाओगे, किसी के साथ में आप ईआरपी इंप्लीमेंट कराओगे। बट हो क्या रहा है आज की डेट में, जो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट फिट फॉर ऑल, बढ़िया प्रोडक्ट, एक दिन में चालू, एक आया डेमो दे दिया, एक वीक में चालू सर, प्लग एंड प्ले है साहब। मैं पिछले 20 साल से मेरा बिजनेस लगा के बैठा हूं, आपने एक दिन में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी, आपको वन ऑफ द प्रोसेस अगर बोलूं या वन ऑफ द टॉक इनटू ईआरपी इवोल्यूशन, जब आप इवोल्यूट करते हो किसी वेंडर को, तो आपको रॉन्ग प्रपोजल से बचना है, आपको उन रॉन्ग प्रोमिसेस को आइडेंटिफाई करना है जो नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको कह दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेल करना है, तो प्रोडक्ट नहीं लाना है आपको। अगर वापस हम थोड़े इसको पूरे प्रोसेस को अगर हम आगे इकट्ठा करते हैं, तो जैसे आपने बोला कि किसी जमूरे को दे दिया, वो कर रहा है, आपका जमूरा क्वालिफाइड है, आपको समझता है, आपकी रेप्लिका है, तो गुड, नहीं है तो आपको आना ही पड़ेगा। वो मेजॉरिटी ये होता नहीं, जो आपका एमएसएमई है और एसएमई सेक्टर में वो होता नहीं है।
तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने सारी बातें करके आपने प्रोसेस सेट करी. नाउ यू आल्सो विल नीड पीपल आल्सो इंक्लूड्स यू एज वेल, कि मुझे भी तो उसी में हूं, मैं भी तो वन ऑफ द पीपल हूं, मेरी कंपनी ड्राइवर का. आप हो, ड्राइवर राइट, तो आपको ड्राइवर बनना है उस केस में. आपने प्रोसेस बनाए, आपने पीपल इकट्ठा कर लिए, पीपल आइडेंटिफाई कर लिए कि इन प्रोसेस को ये लोग ड्राइव करेंगे. शायद एक बंदा 2 प्रोसेस ड्राइव कर रहा है, पॉसिबल है, छोटी कंपनी हो सकता है, बड़ी कंपनी वहां मल्टीपल लोग होंगे. नेक्स्ट थिंग आप बात कर रहे हो प्लेटफॉर्म की, कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है. उसके लिए आप वेंडर्स ले आए, आपने वेंडर से बात करी, वेंडर को अपना प्रोसेस बताया, अपने प्रॉब्लम्स बताए, अपने गोल्स बताए. अब उन वेंडर से बात आती है कि वेंडर्स आपके पास में प्रपोजल लेके आएंगे. अलग अलग वेंडर्स, आपने 5-6 वेंडर्स ले लिए, हाँ. सारे आपके पास में प्रपोजल लेके आना चाहिए, आपसे मीटिंग करने चाहिए. जो मीटिंग नहीं कर रहा उसको तो पहले मैनेज कर दीजिए. जो बंदा आपके वहां पे आने की केयर ही नहीं कर रहा, जो ऑनलाइन मीटिंग की बात कर रहा है, उसको तो माइनस ही कर दीजिए, कि वो आपके लिए इतना सीरियस है ही नहीं. जो कहता है ना रिमोटली बात कर लेते हैं, ऑनलाइन बात कर लेते हैं, सर वो प्रोसेस, वो एक बार काम चालू हो जाएगा फिर कर लेंगे. वेंडर है वो बैठा हुआ दिल्ली में, वो बार बार आ नहीं सकता है, और वो भी देख रहा है कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, गुजरात में आऊँगा, बातचीत करूंगा, फिर वापस करूंगा, तो मेरा टाइम जा रहा है, और हो सकता है ये कस्टमर कन्वर्ट हो या ना हो, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है कई बार. सर इसको ब्रॉडली देखें परेश भाई, तो क्या बंदा आज मेरे लिए टाइम स्पेंड नहीं कर पा तो बाद में करेगा? क्योंकि ERP इज नॉट अ वन टाइम सॉफ्टवेयर डिलीवरी. ERP इज अ कंटिन्यूस सपोर्ट वाला सॉल्यूशन है, और ये आने वाले टाइम के अंदर में और आपको चाहिए होगा. क्योंकि आप अगर ऐसे बिजनेस में है जो कभी चेंज ही नहीं होने वाला, सर वो पॉसिबल ही नहीं है. वो भी नहीं. एवरी डे कहीं ना कहीं पे कोई चीजें चेंज हो रही है, जिससे आपको बिजनेस डिसीजन चेंज करने पड़ रहे हैं, आपको प्रोसेस चेंज करनी पड़ रही है. एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर की वजह से कोई भी फैक्टर हो सकता है, राइट. आपके लोगों की वजह से हो रहा है, या गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, या तो जियोग्राफिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है. वॉर हो रही है, उसमें वॉर हो रही है, कहीं ना कहीं से कोई चेंज हो रहा है, राइट. अभी जो यूएस वाला आपके ऊपर टैरिफ लग गया, आपको चेंज करना पड़ा. जीएसटी में कहीं कोई नया रिफॉर्म आ रहा है, नया रूल आ रहा है, आपको चेंज करना पड़ रहा है. ट्रम्प चाचा ने आके कांड कर दिया गया, राइट. तो कहीं ना कहीं पे यू नीड दैट सपोर्ट. तो आपका वेंडर अगर ऐसी कंडीशंस ला रहा है, देन आई थिंक आपको वहीं से उनसे किनारा कर लेना है कि वैसे वेंडर नहीं चाहिए सर हमें. सो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अभी नेक्स्ट स्टेप अगर जाने तो हमने पहले वेंडर्स इकट्ठा कर लिए, या हमने वेंडर्स आइडेंटिफाई कर लिए. उन वेंडर्स के साथ में अभी आपने एक मीटिंग कर ली, आपने समझ लिया कि वेंडर कैसा है, कहाँ का है, कैसे बात कर रहा है, क्या प्रपोजल है उनका. फिर आप उनसे एक डेमोन्स्ट्रेशन की बात करोगे. पहले डेमो नहीं देखना है. पहले डेमो नहीं देखना सर, पहले डेमो कभी नहीं देखना. पहले आपको 1-2 मीटिंग तो उनसे बात ही करनी है और समझना है कि वो आपको कितना समझ रहे हैं. ओके, आप पहले उनको समझेंगे. इसके पीछे का साइंस क्या है? हमारी इंडस्ट्री में अगर जाने तो डेमो देके वो बड़ी बड़ी बातें करके वो दिखाने के लिए वो सेल्स वाला काम सब कोई कर लेता है. ओके, और आपको उस ट्रैक में नहीं आना है. सिंपल सी बात है ना. आपको एक बेसिक 10 पास या कॉलेज किया हुआ या एक बिजनेसमैन ना बन के आपको एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन बनना है. आप अपने बिजनेस में बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारे गोल्स अचीव किए हैं, टेक में वो इंटेलिजेंट है. अब आपको टेक में इंटेलिजेंट थोड़ा सा बनना है. तो आपको उस ट्रैप में नहीं आना है. आपको डेमो नहीं देखना है. पहली मीटिंग में डेमो कोई नहीं चाहिए हमें. आपको सिर्फ उस वेंडर को समझना है कि वेंडर ने क्या काम किया है, वेंडर की क्रेडिबिलिटी क्या है, वेंडर के पास क्या एक्सपीरियंस है, आपका उसके साथ में पर्सनल कंफर्ट क्या बैठा नाउ है, आपकी कैसी रेपो बैठ रही है उसके साथ में, उससे शुरू करेंगे हम. इससे एक फायदा भी होता है. मैं हमेशा बिजनेस की ट्रेनिंग में बोलता हूँ, और आप हमेशा यूज कर सकते हो कोई भी चीज़ के लिए, नॉट ERP, पर कोई चीज़ के लिए आपको करना है तो वहाँ पे आप जब वेंडर कर रहे हो, आपको उस एरिया में मालूम नहीं है, पहला वेंडर को बुलाया, उसको समझा, उसके पास से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, दूसरे को बुलाया, फिर आपने उसका इस्तेमाल किया दूसरे पे, तो दूसरे को लगेगा यार आप नॉलेज रख रहे हो तो कुछ और इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा देगा. फिर आप बुलाते हो तीसरे को, तो आपके पास पहले 2 वाले ने कुछ सिखा के गए हैं, वहाँ पे तीसरे के साथ में बात करें, फिर आप चौथे, पांचवें, ऐसा करके 4-5 अगर वेंडर के पास जा रहे हो तो आपके पास वो सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है. और फिर आप इन लोगों को फिर वापस मीटिंग करके अब आप प्रॉपरली उनके साथ में डील कर पाते हो. अभी एक बात समझे, टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. एज अ बिजनेस ओनर आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा. तो आपको वो टाइम लेके चलना है. हमने जब बात करी थी शुरुआत से, द फर्स्ट थिंग वाज द टाइम. आपको इसमें टाइम लाना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा. आपने जब वेंडर से डेमो की बात करी तो आपको अब शायद आपको इंडिविजुअली या अपनी टीम से कहीं ना कहीं पे थोड़ा डेटा प्रिपेयर करवाना है जो आप देखना चाहते हो डेमो में. आप जब डेमोन्स्ट्रेशन में आपका कस्टमाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके हिसाब का चल रहा है कि नहीं चल exactly. रहा है. एक चीज होती ना, जब मैं मेरे प्रोडक्ट्स को उन प्रोसेसेस में देखूंगा ना तो मुझे शायद कहीं बात सही समझ में आएगी. इसको हम थोड़ा समझ सकते हैं. तो ये आपका एक पर्सनलाइज्ड डेमो है जो आप ही के सिस्टम के लिए, आप ही के बिजनेस के लिए बना है.
ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं पे 19-20 होगा, बट एटलीस्ट आप देख पाओगे कि हाँ इस प्रोडक्ट की लाइन में मेरा ही नाम, मेरी प्रोडक्ट ही मैं देख रहा हूँ। मोटा मोटी आइडिया मोटा मोटी मुझे आइडिया आएगा कि ऐसे चल रहा है ये वाला। तो आपको उसके लिए शायद फर्स्ट स्टेप किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, इज आपको अपने वेंडर के साथ में एनडीए साइन करना है। ओके, एनडीए, आपको एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना है, क्योंकि आप अपना डेटा शेयर करने जा रहे हो। अच्छा, डेटा यूज ना, आप डेटा शेयर करने जा रहे हो, तो आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करके डेटा शेयर करना है। वेंडर को टाइम देना है कि आप इन डेटा के लिए मेरे लिए पर्सनलाइज्ड डेमो प्रिपेयर करके आइए। ओके, मैं यहाँ पे दर्शकों को एक बात बता दूं कि जो डेटा है ना, डेटा आज की तारीख में करेंसी है, और आप समझिए कि इसकी वैल्यू, जो कृष्णकांत जी बता रहे हैं उसकी वैल्यू समझिए कि अगर ये डेटा, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में आदमी जा रहा होता है, अगर वो डेटा कहीं पे पास ऑन हो गया है तो आपके रातों रात आपके कस्टमर गायब हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। और क्योंकि कंसल्टिंग लाइन में काफ़ी टाइम से हूँ, मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हुए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ईआरपी वाले ने या किसी सॉफ्टवेयर वाले ने किया, पर कोई भी जगह पे जब आप सर्टन अपना डेटा पास ऑन कर रहे हो, कोई उस डेटा के रिगार्डिंग कुछ काम हो रहा है, तो आपको एनडीए हमेशा करना है। वो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो आपका वेंडर भी हो सकता है, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है जी। फिर टाइम आता है डेमो का। तो डेमो में आपको प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट जो डिसीजन मेकर्स हैं, आप नहीं हैं तो आपके कोई सेल्स मैनेजर हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, आपके कोई परचेज मैनेजर हैं या अकाउंट मैनेजर, या आपके बिजनेस, छोटे बड़े बिजनेस में भाई, कजिन, ब्रदर्स या फादर, या वो रहते हैं, राइट, पार्टनर्स कह सकते हैं आप। तो उनमें से किसी का रहना जरूरी है जो उस पर्टिकुलर डेमो को एवेल्यूएट करे। अगर आप एक डेमो से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने वेंडर को बोल सकते हैं कुछ चेंजेस के साथ में वो वापस डेमो के लिए आ जाए, क्योंकि ये आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं जो आपके बिजनेस प्रोसेस को अफेक्ट करने वाला है, जो आपके पूरे बिजनेस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। वो रैंडमली नहीं लेना है हमें, हमको उसको पूरी तरह से समझ के लेना है। तो आप जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन करें, अवेलेबल रहिए, डेमो को समझिए, देन प्रोडक्ट को स्कोरिंग करिए कि किन प्रोडक्ट में, किन ईआरपीज में, किन सॉल्यूशंस में आपको क्या क्या अच्छा लगा। फिर उसको आप बैठिए, जब आपके सारे डेमो हो चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लोग खाली प्राइसिंग को कंपेयर करते हैं कि भाई ये 2 लाख वाला, ये 5 लाख वाला, ये 50 लाख वाला, ये 10 लाख वाला, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला मेरे को बेस्ट सूट हो रहा है। बट हम कहीं ना कहीं वेंडर को इवेल्यूट नहीं करते। एग्जैक्टली। अब इसका जो आप बोल रहे हो, तो मैं थोड़ा सा मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं वेंडर को बोल रहा हूँ और मेरा डेटा से उसको कुछ भी कस्टमाइज मेरे लिए डेमो करवा रहा हूँ, दूसरा या तीसरा आदमी बना रहा है, और मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं इसमें मेरे को ये चेंज भी चाहिए, तो मैं ये भी इवेल्यूट कर पाऊंगा कि ये मेरे लिए कितना सीरियस है। यानी मेरे बिजनेस के लिए बनाने में, अभी डेमो में जो आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, तो जब मेरा ईआरपी अगर बन रहा है तो उसके अंदर में ये क्या ही मेहनत कर लेगा। बिल्कुल। एंड इस बात को, अगर आपने जो बात बताई कि कॉस्ट वाली बात या प्राइस वाली बात, जिसको हम पहले आगे सबसे पहले ये पॉइंट लेके आ जाते हैं, हम वो वेंडर, वो प्रोसेस, वो सॉल्यूशन सब भूल जाते हैं, राइट, हम वो लेके आते हैं। बट एक्चुअली ये नहीं है। ईआरपी की मेरी लर्निंग में आपको बताऊं, शायद कोई ईआरपी कंपनी या कोई उससे शायद एग्री ना हो, बट इंडिया की अगर मेरी लर्निंग बताऊं सर, और जितना भी हम यहाँ पे काम करते हैं, पर उसमें एक चीज ऐसी है कि ईआरपी की कोई कॉस्ट है ही नहीं। ईआरपी की कोई कॉस्ट आप निकाल ही नहीं सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, अपफ्रंट में नहीं दे सकता आपको, जब तक मुझे आपकी प्रॉब्लम से आपकी प्रोसेस पता नहीं है। प्रोडक्ट की दे सकते हो, पर आपका कस्टमाइजेशन की मैं आप कस्टमाइजेशन की बात करें या जो प्रोडक्ट की भी बात करें, तो मेरे पास मान लीजिए एक सॉल्यूशन है। ईआरपी प्रोडक्ट इस ब्रॉड टर्म में एक सॉल्यूशन है जो आपके बिजनेस के लिए हम रन करने वाले हैं। उस केस में मैं आपको डायरेक्टली आके बोल सकूं कि सर 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, नहीं पॉसिबल। जब तक मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं जानूंगा, जब तक आपको समझूंगा नहीं, जब तक आपके गोल नहीं समझूंगा, मैं उसका आपको कॉस्ट नहीं दे सकता। तो मुझे जानना होगा कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी ईआरपी या मेरा सॉल्यूशन आपके बिजनेस के लिए कितना फिट इन होगा, और उस पर जब मैं डेमो दे रहा हूं तब मुझे समझ में भी आएगा कि आपके और मेरी बातचीत से कितना कस्टमाइजेशन लगेगा। तो कहीं ना कहीं पे मैं एक एफर्ट निकाल पाऊंगा कि मुझे इतना टाइम स्पेंड करना है इस प्रोसेस या इस पूरे इंप्लीमेंटेशन में, तो मैं एक नंबर लेके आ सकता हूं फिर आपके साथ में सर। हाँ, यानी उसके अंदर में आपका कौन सा लेवल का बंदा लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या बैठेगी, वो सारी कैलकुलेशन, सारी चीजें निकाल के मैं लेके आऊंगा। फिर मैं आपको प्रपोजल दूंगा, उस प्रपोजल में कई सारे कंपोनेंट्स होंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। और इसमें क्या होता है, कई बार आदमी फंस भी जाता है। मैंने देखा होगा कि जहाँ पे वो आदमी ने ईआरपी लिया है, कर रहा है, चल रहा है, और वो गाड़ी चल रही है, उसका कोई अंत ही नहीं आ रहा है। उसमें सर देखिए परेश भाई, इसमें दो चीजें हैं। कहीं ना कहीं पे सारे वेंडर्स ऐसे नहीं है, सारे वेंडर्स का फॉल्ट नहीं है। कहीं ना कहीं पे बिजनेस भी कहीं ना कहीं उनको पुश करता है कि आप ये देखे करके दो, एक वीक में करके दो। क्यों?
ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। somebody जो पास में उनसे मिला था वो कहता था सर मैं 1 वीक में कर दूंगा, मैं 1 महीने में कर दूंगा, मैं 10 दिन में कर दूंगा। बट कहीं एक चीज हमें भी समझनी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी एक लाइफ साइकिल होती है। आपको वहीं पर जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि डेमो के बाद में आपने जब किसी भी वेंडर को एवोल्यूट करके आपने उनको प्रोजेक्ट अलोकेट भी कर दिया, उनको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वहां पर फॉल्स प्रॉमिसेस में नहीं जाना है कि मैं ये वाला ERP 1 वीक में लाइव कर दूंगा या मैं 1 महीने में करके दूंगा, या बिजनेस को उतनी जरूरत है कि बिजनेस कहता है कि नहीं मुझे तो नॉर्मली हमारे इंडिया में इतने साल से मैंने ये चीज देखी है, सारे बिजनेस जगते हैं नवंबर दिसंबर में। क्यों? अप्रैल आएगा, नया फाइनेंशियल ईयर, उसी से शुरू करना है हमें सॉल्यूशन से, चाहिए राइट? तब हमें चाहिए, बट हमारे पास में रिक्वायरमेंट आती है भर के, जो रियलिस्टिक मैं कहीं ना कहीं कोई टाइमलाइन दे ही नहीं पाता कि आप अप्रैल में लाइव हो जाओगे। बिजनेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, फरवरी मार्च निकल जाता है आपका, राइट? बिजनेस उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो ERP का प्रोसेस क्या है? ERP का प्रोसेस आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, वो कंपनी आपको स्टडी करेगी, आपको एक उनके फिर ERP के फेजेस शुरू होते हैं। ERP के फेजेस कुछ नए नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं वही फेजेस होते हैं। आप किसी बिजनेस के साथ में बैठ कर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, आप उसमें से फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जो आपके सॉल्यूशन के उसको अलग करते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अलग करते हैं, क्या कस्टमाइजेशन होगा वो आप बात करते हैं। इन सबको पेपर पे लाके आप कस्टमर से एग्रीमेंट करवाते हैं कि सर हमारी ये बात हुई है, ये प्लस माइनस इतने परसेंटेज से हम इसको एग्री करते हैं और ये हम आपको बना के देंगे। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो सॉफ्टवेयर वेंडर है आपका ERP वेंडर वापस आता है, वो उस पर काम करता है, काम करके आपको लाके डेमो देता है वापस कि हमने ये किया, क्या ये सही है, वैलिडेट करवाता है। आपको वहां पर भी टाइम स्पेंड करना है, आपके की पर्सन वहां पे होने जरूरी है, जो ये बन के आया उसको देखे। अब इन सब चीजों को टाइम लगता है, ये डे 1 या 1 वीक या 10 दिन की डिलीवरी नहीं है कहीं ना कहीं पे, बिकॉज इट टेक्स टाइम। जब अगर ये सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग सिस्टम ही होती, अगर ये सॉफ्टवेयर सिर्फ आपका परचेज मैनेज करता तो उसको करना बहुत ईजी है। बट ये ERP की बात कर रहे हैं, ERP पूरा एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, तो एक जगह पे किया हुआ चेंज कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे इफेक्ट होता है, इफेक्ट करेगा। तो ये चीज आपको अपने वेंडर से समझनी है, उनकी टीम से समझनी है। तो वो वेंडर भी कहीं ना कहीं पे कई बार फेल होता है उनको समझाने में, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूं तो कहीं ना कहीं पे टीम्स पे प्रेशर रहता है टू हैव अ क्विक डिलीवरी। कि वेंडर कस्टमर को अभी चाहिए, कस्टमर अभी लाइव कर रहा है, उनको ये अभी चाहिए तो उनको तुरंत करके दे दो। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं पे इसको हम हमारी टर्म्स में कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट को सही से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें कहीं ना कहीं पे सही से डॉक्यूमेंट होनी जरूरी है, कहीं ना कहीं पे एस्केलेशन मैकेनिज्म कि अगर ये नहीं हुआ तो किसको बताना है, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो किसको बताना है, आपकी कंपनी में और वेंडर की कंपनी में, दोनों पार्टी को कहीं पे बताना है, क्योंकि ERP एक पूरा कोलैबोरेशन है। इससे फायदा ये हो जाता है कि आपका ब्लेम गेम नहीं होता है, क्या है भाई आपने नहीं करके दिया या आपके आदमी ने ये नहीं किया है, ये सारा चीजें पहले से ही क्लियर हो जाती है। ये चीजें अगर ERP इम्प्लीमेंटेशन में बोले तो ये चीजें होती है, क्योंकि एक छोटा सा सॉल्यूशन नहीं कि आपने डिलीवर कर दिया खत्म हो काम हो गया। आप दोनों टीम बहुत लंबे टाइम तक काम करने वाली है साथ में। तो जैसे एक नॉर्मल कंपनी में होता है, नाउ दिस एडिशनल टीम जो आती है वो भी तो पार्ट होती है आपकी टीम का अभी, तो वो चीजें रहेंगी, वो हम ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हैं, वो चीजें रहेंगी और उसको एक्सेप्ट करके ही चलना है। मैं हमेशा जो बिजनेस कंसल्टिंग के टाइप पे होता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कहीं पे भी ERP या कोई भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, CRM करवा रहे हो, जो भी कर रहे हैं, आपका जो बंदा आ रहा है, जो आपका वेंडर का बंदा आपकी कंपनी में आ रहा है, ट्रीट दिम एज अ योर एम्प्लॉय। बिल्कुल। तो उससे फायदा क्या हो जाता है कि वो रिलैक्स हो गया है, आपका एम्प्लॉय बन के आप ही के लिए वो अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएगा, रादर देन वहाँ पे होता है कि ये वेंडर है और उसको वेंडर की तरह मैनेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको फिर वो कस्टमर की तरह मैनेज करेगा, रादर देन अपनी कंपनी समझ के वो सॉल्यूशन देना है, उसके बदले बोलेगा हाँ ये कस्टमर है, कस्टमर को कस्टमर की तरह ही ट्रीट करो। ये बहुत सही बात है, लेकिन ये दो धारी तलवार है। अगर वो ज्यादा पर्सनल समझ लेता है तो उसको सीरियसली नहीं लेता, अगर पर्सनल नहीं समझता और अगर वो प्रोफेशनलिज्म में रहता है तो कहीं ना कहीं पे कस्टमर फील्स की आपने ये बोला था, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्योंकि देखिए एज अ वेंडर जब हम भी तो एफर्ट डाल रहे हैं तो हम भी तो टाइम दे रहे हैं ना, हमारे लिए तो टाइम ही तो मनी है, पर ओनर टाइम नहीं दे रहा है वहाँ पे। हमारे लिए वो जो टाइम दे रहे हैं वही तो हम सेल कर रहे हैं, हम अपनी सर्विस ही सेल कर रहे हैं ना, कोई फिजिकल या टेंजिबल प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे हैं जिससे कि हम एक बार दे दें और आप खत्म कर ले बात को। तो कहीं ना कहीं पे वो जो एफर्ट डल रहा है उसी का ही तो पैसा लग रहा है। तो क्लैरिटी दोनों साइड पे होनी जरूरी है, आपकी अवेलेबिलिटी जरूरी है क्योंकि वेंडर अपनी टीम अवेलेबल कर रहा है, आप अवेलेबल नहीं हो
तो कहीं ना कहीं पे वो एक लॉन्ग टर्म या बोले तो वो डिलेज में कन्वर्ट होता है, जहां पे फिर वो जो आपने बोला कंफ्लिक्ट और ब्लेम गेम शुरू होता है। इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देखिएगा कि एक कंपनी के अंदर में ईआरपी इंप्लीमेंट पे क्यों फेल होते हैं, या समझो कि ईआरपी फेल नहीं होता पर इंप्लीमेंट टाइम के अंदर में क्या क्या गड़बड़ होती है जिसकी वजह से ईआरपी प्रॉपरली लॉन्च नहीं हो पाता है, तो वो आ जाएगा। जो कृष्णकांत ने बोला है कि भाई टाइम, मैं इसको ऐसा समझ रहा हूँ कि आप एक राजा हो और एक किला बनवा रहे हो, तो आपको देखना पड़ता है कि मेरा हर बुर्ज, मेरा हर दरवाजा जैसा चाहिए था वैसे जा रहा है। अगर 1 इंच का भी डिफरेंस है, 1 इंच का भी गड़बड़ है तो दुश्मन अंदर घुस जाएगा। यानी एक समझ लो कि आपकी वो प्रोसेस है कोई भी बिजनेस के अंदर में काम में नहीं आने वाली है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम छूट गया है तो, और वो साइकिल हमेशा चलती रहेगी। तो जब इंप्लीमेंट हो रहा है, आपने जो टाइम डाला है, ये आपको वो पुण्य कमाने का मौका देगा जब ये पूरी तरह से लॉन्च हो गया तो अब आप आराम से सोए हुए और आपका बिजनेस ऑटोमेशन में चल रहा है, यानी आप ऑपरेशन से फ्री हो गए हो। तो होता है जहर जहर को मारता है, तो जितना टाइम आप ज्यादा डालोगे उतना ही आप इंप्लीमेंट के बाद फ्री रह पाओगे। बिल्कुल, अगर उसको भी हम इन फर्दर प्रोसेस में आगे चले ना, तो मान लीजिए आपने वेंडर इवोल्यूट कर लिया है, आपने वेंडर के साथ डील भी कर ली है, आपके वेंडर ने काम भी शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, दोनों पार्टी एग्री है कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ये हमें आउटकम सही है। आप एज अ गुड बिजनेस ओनर इन्वॉल्व भी हो चुके हो, आपने इसकी सीरियसनेस समझी और आपने अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होके सारी चीजें पेपर पे ले आए। आप बोथ पार्टीज वेरी वेल आर अवेयर कि क्या डिलीवर करना है। नेक्स्ट कहाँ आता है? तो नेक्स्ट आता है कहीं ना कहीं पे आपके पास जो टीम है, या आपने आइडेंटिफाई कर लेना, या आपके वेंडर को आपको हेल्प करना है कि आपको कौन से बंदे लगेंगे, कौन से रोल कैसे काम करेंगे, ये चीजें आपने पेपर पर ले किसका क्या रोल रहेगा, किसका क्या रोल रहेगा, कौन क्या करेगा, कौन डेटा देगा, कौन इवैल्यूएट करेगा, Exactly. कौन इसको चेक करेगा प्रोग्रेस को। बिल्कुल। तो इसको अगर हम 4 टीम में डिवाइड करें एंड 1 डी होगा इसमें, एक डी का अगर हम पहले बात करें तो एक डी आपका है डेटा। आपको ईआरपी में क्लीन डेटा लेके जाना है, तो आपको एक डेडिकेटेड बंदा या आपके कहीं ना कहीं पे टीम में से लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जो वेंडर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा प्रिपेयर करके दें, उसके फॉर्मेट में। बिल्कुल, आपको डेटा प्रिपेयर करके दें जो उस ईआरपी में उसको इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि ये क्लीन डेटा वेंडर के लिए भी जरूरी है, जो उस डेटा को देख के आपके सिस्टम को टेस्ट करेंगे और उन सिनेरियोज के हिसाब से उन डेटा को उन सिनेरियोज पे रन करेंगे, जिससे कि वो ईआरपी या जो भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो डे 1 से बग फ्री हो। इसमें मैं लोगों से बोलना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जब ईआरपी इंप्लीमेंट होता है तो आपका बंदा जो आपका कंपनी के अंदर में फॉर्मेट चल रहा है वो उठा के दे देता है। अब जो बैठा हुआ है, जो डेवलपर बैठा हुआ है, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, वो आपके लिए फॉर्मेट में डाल के फिर चढ़ाने का काम कभी नहीं करेगा, या उतना अगर करता रहा तो आपका और डिले हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, उसको हेल्प करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से वो फास्ट काम कर पाए। तो वो जब वो फॉर्मेट दे रहा है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर बना के डेटा दिया है तो उसको फास्ट वो अंदर डेटा को मर्ज कर पाएगा और फिर आपके सॉफ्टवेयर को रन करके दिखा पाएगा कि हाँ ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसमें हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो मैं आपको फ्यूचर में एक फ्रेमवर्क भी शेयर करूंगा कि आप अपने ऑडियंस को फ्रेमवर्क शेयर कर सकें। देखिए, हम सारे ह्यूमंस हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है ना कम्युनिकेशन वाला है। आपने डॉक्यूमेंट भी कर लिया, इसीलिए कहीं ना कहीं पे ईआरपी में डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। लोग कई बार उस फेज को स्किप करते हैं कि हमने तो एडवांस दे दिया है, इसकी क्या जरूरत है, आगे चल लो, प्रोडक्ट देखना शुरू करो, कब मैं देख पाऊंगा। इसमें मत जाइए, डॉक्यूमेंटेशन करिए, क्योंकि जो आपने बात करी है वो डॉक्यूमेंट होनी जरूरी है, वही फॉलो होनी जरूरी है। डेटा की बात करें, वेंडर क्या समझता है कि मुझे मेरे डिजायर्ड फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। आप क्या कहते हैं, हमारा बंदा वो काम नहीं करेगा तो आप ये डेटा ले लो। अब वेंडर बैठा है कि मैं मेरा बंदा क्यों लगाऊं इस पे काम करने के लिए, इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। फिर वो कम्युनिकेशन गैप शुरू होता है कि सर आपने पहले बोला नहीं था, आपने अभी नहीं बोला। तो इसको डॉक्यूमेंट होना जरूरी है कि आपको पहले तो कितने साल का डेटा लाना है। आप बोलते हैं पिछले 3 साल का डेटा लाना है, तो डेटा लाना है तो किस फॉर्मेट में लाना है और कौन करेगा। अगर वेंडर करने वाला है तो वेंडर उसका चार्ज ऐड करेगा, इट विल बी पेड एडिशनली। वो हर जगह की बात है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आपने वेंडर के साथ में सही से नेगोशिएट करके उसको भी ऐड करवा लिया, विच इज गुड, बट इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड कि ये काम कौन करेगा, मुझे ये काम चाहिए होगा। इसमें अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो जाती है, बिल्कुल, कि भाई ये इसकी जिम्मेदारी, ये इसकी जिम्मेदारी। अदरवाइज क्या होगा, वो कंटिन्यू उसी साइकिल में फंसा पड़ा रहता है, तो प्रोडक्ट उसके आगे बढ़ ही नहीं पाती है। बिल्कुल। तो आपका 1D हो गया जहां पे आपको डेटा पे प्रिपरेशन करनी है, डेटा उनको देना है। फिर आते हैं 4T। 4T में पहला आता है ट्रेनिंग। अब हम ट्रेनिंग पहले क्यों लेते हैं?
लोग कहेंगे कि ईआरपी बनने के बाद में, ये करने के बाद में ट्रेनिंग लेंगे। नहीं सर, ट्रेनिंग पहले होता है। ट्रेनिंग जब आप उसको पहले लेके आते हैं, वेंडर ने सॉल्यूशन बना लिया, वो सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन वॉक थ्रू में एग्री हो गए कि ये वाला सही चलेगा, देन उसका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट करवाना जरूरी है, जो आपकी टीम करेगी, जो आपकी एज ए कस्टमर कंपनी की टीम करेगी। Yes. या शायद मैं भी बैठ के करूं, मैं एज ए बिजनेस ओनर मैं भी इसको एवोल्यूट करूंगा। इसको बेसिक एग्जांपल से लें, हम इसको अलग ना समझें। मैं एक नई गाड़ी लेने जा रहा हूँ, सेकंड हैंड लूं या फर्स्ट हैंड लूं, मैं नहीं लूं या कहीं से मैं चला के देखता हूँ कि कैसी चल रही है वो गाड़ी, राइट? तभी मैं उस गाड़ी को बाय करता हूँ। अगर मैं किसी कंपनी का बहुत बड़ा ओनर हूँ, मैं मुकेश अंबानी हूँ, तो मैं नहीं करता, तो शायद मेरे लिए लोग हैं जो करके देंगे मुझे, या मेरे हाथ में वैसी गाड़ी की साथ मैं ड्राइव नहीं करता, राइट? बट गाड़ी तो होती है मेरे पास में। वैसे ही हम अगर जब बात कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो कहीं ना कहीं पे आज हम कोई डिसीजन कुछ बाय कर रहे हैं तो खुद से उतनी ही सीरियसनेस से आपको ईआरपी को एवेल्यूट करना है, ईआरपी को टेस्ट करना है। तो कुछ सिनेरियोस आपकी टीम टेस्ट करेगी, कुछ आपके ऊपर जो काम है तो आप करेंगे टेस्ट करके, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट वाली प्रोसेस को अप्रूव करेंगे। उसमें कुछ चेंजेस हैं तो आप अपने वेंडर को बताओगे कि ये चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ये गैप रह गया था, जो हमने पहले बोला था प्लस माइनस सम परसेंटेज, ये यहाँ पे फुलफिल होता है, हाँ। राइट? फिर आपकी टीम को इस टेस्ट से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको क्या रन करना है, कौन सी प्रोसेसेस करनी है आपको रन, उनका हाथ बैठना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। तो इस केस में क्या होता है कि कई बार आजकल जो हमारी लर्निंग है, कोई हेल्प डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता सर। वेंडर कितने भी हेल्प डॉक्यूमेंट्स बना ले, टीम हेल्प डॉक्यूमेंट नहीं देखती। क्यों? क्योंकि हमको अपना फोन पे वीडियो की आदत हो चुकी है। तो इसीलिए अभी हम भी प्रमोट करते हैं और हम भी बताते हैं कि आप हेल्प डॉक्यूमेंट्स ना लीजिए, आप प्रोसेस के वीडियोस लीजिए। तो आप भी अपने वेंडर के पास से प्रोसेस वीडियोस मांगिए, उन वीडियोस को देख के पहले वन टाइम आप ट्रेनिंग करवाइए, फिर आपकी टीम उसको देखे, उन प्रोसेस वीडियोस को देखे, फिर उस पर टेस्टिंग करें, एक दो बार रिवीजन कर ले, उनका हो जाए, उसका रिवीजन कर ले, जिससे उनको भी पता चले कि कैसे काम करना है। सो यहाँ पे आपके अगर हम वो 4T की बात कर रहे हैं, उसमें से पहला टी आता है ट्रेनिंग का, जो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टी आया टेस्टिंग का, वो कंप्लीट हो चुकी। अब तीसरा टी आता है ट्रैकिंग का। यहां से आप चीजों को ट्रैक करते हैं कि क्या चीजें हुई हैं, क्या चीजें बाकी हैं और कब होंगी। ये आप अपने वेंडर के साथ में सेम प्लेटफॉर्म पे आप कहीं ना कहीं पे एग्रीमेंट करते हैं कि ये सारा हो चुका है। अब इन सब चीजों पे अगर हम मोटा मोटा देखें ना, तो ये अपफ्रंट नहीं होता है। इसके लिए आपको 4th टी की जरूरत है, वो है टाइम, जो हमने पहले शुरू किया था। सो यहाँ पे आपको खुद को टाइम देना है, टीम को टाइम देना है, वेंडर को भी टाइम देना है, जो आपकी चीज समझ के एक सही सॉल्यूशन, एक सही वाला बग फ्री सॉल्यूशन लाके आपको दे। इसी से तो जो अगर हम नेक्स्ट बात करें कहीं ना कहीं पे, ईआरपी की सक्सेस और फेलियर आइडेंटिफाई होती है। और जो बग की बात किया है, तो कई बार क्या होता है कि बग आ गया है, बग आ गया, बग आ गया, और बार बार बग आ रहा है, ही आ रहा है। तो आप जब यूजर टेस्ट खुद कर रहे होते हो तो वो बग को पहले ही से आइडेंटिफाई कर लेते हो, रादर देन आपने यूज ही नहीं किया और वहां पे जा रहा है, पता चला कि इसकी प्रोसेस को अब इस टाइम पे डाल रहे हैं और ये अभी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। सो टेस्टिंग का फायदा यही होता है कि आप पहले टेस्ट कर चुके हो, आपने सारी प्रोसेसेस पहले ही देख चुके हैं, आपने टाइम स्पेंड किया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है सर परेश भाई, कई बार क्या होता है, मेरी जो टीम आज बिजनेस कर रही है, बिजनेस प्रोसेस कर रही है, वही टीम टेस्टिंग करनी बैठी है, मैं उनको अलग टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं पे आपको इंटरनली वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा इंपॉर्टेंस क्या है आपकी ईआरपी का। ये जो 4 पॉइंट बताए टी के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार जो हम लोग कंसल्टिंग में जब जा रहे होते हैं, वहाँ पे एक गड़बड़ आ रही होती है, जहाँ पे जो बर्निंग हो रहे होते हैं वो होता है कि जब वो ट्रेनिंग देने बैठा है ना, आपका आदमी ट्रेनिंग में आ नहीं रहा है, आ रहा है तो ध्यान नहीं दे रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है पता नहीं है। तो एज अ ओनर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आपके सारे लोग वहाँ पे बैठे, ऑनलाइन है ऑफलाइन है बैठे, और विदाउट एनी काइंड ऑफ केवल जीरो डिस्ट्रक्शन के साथ में बैठ के उसको समझे। और दूसरे दिन आपको बोलना है कि भाई ये वीडियो देख और मेरे को बता कहाँ पे गड़बड़ है, तो मैं नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ उसको, दूसरी बार ट्रेनिंग कराऊँ। बिल्कुल। बट ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि क्या हो गया, एक बार सॉफ्टवेयर बना है और उस पर आपके आदमी काम नहीं कर रहे तो कभी भी उनका हाथ उस पर बैठेगा नहीं। आप देखो कि फेसबुक आप कैसे सीखे हो, तो यूज करते करते सीख गए, फेसबुक की आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। बट ये खेल आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ में नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ किया तो गड़बड़ रहेगा ही। तो आप क्या करना चाहोगे कि भाई हाँ ये बन गया है, अब इसको यूज करो, इस पे हाथ बिठाओ, फिर नेक्स्ट वाला हो रहा है फिर आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट वाला हो रहा है आगे बढ़ो, और वैसे करते करते एक पूरी प्रोसेस आपके हाथ में आ जाती है। बिल्कुल। तो अब अगर हम ईआरपी की बातें कर रहे हैं, तो ईआरपी में एक्चुअली आपने फाइनली ट्रैक कर लिया है, आपने टेस्टिंग करवा ली है, आपने ट्रेनिंग करवा ली है, टाइम भी दे दिया है। टाइम भी दे दिया आपने अच्छा खासा कर लिया। आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, यू अंडरस्टैंड दी
यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ अ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने पूरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, आपने ये सारी चीजें कर ली, आपका सिस्टम अब रेडी है। अब आप उस सिस्टम को यूज करके एक नया बिजनेस प्रोसेस रन करने वाले हो जो पूरा डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड है, राइट? तो उस केस में अब आप क्या करोगे, आप एक कट ओवर टाइम निकालोगे कि इतने दिन ये करूंगा एंड फिर इस पर्टिकुलर डेट से मैं गो लाइव होके नई वाली सिस्टम यूज करने वाला हूं। उस केस में इस कट ओवर टाइम में बहुत ही क्रूशियल टाइम रहता है ये वाला। यहां पे आपकी अवेलेबिलिटी, वेंडर अवेलेबिलिटी, आपकी टीम की अवेलेबिलिटी सारी जरूरी है, क्योंकि यहां पर ही फाइनल प्रिपरेशन हो रही है आपकी गो लाइव की। फाइनल प्रिपरेशन कर लिया आपने, सब सही से जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें 19-20 होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे एंड मोमेंट पे, हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं कि सब जगह पे एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। ये सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन आई है, तो आपको कहीं ना कहीं पे काम करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा बंदे लगाने पड़ते हैं। तो ये आपको म्यूचुअली एग्रीमेंट करके कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुल करने के लिए आपको कोलैबोरेटिव वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है। आप गो लाइव हो गए, अभी आपने नया सिस्टम शुरू कर लिया, आपका वेंडर अपफ्रंट आपको कहीं ना कहीं पे सारी सिस्टम इसी पे लाने या सारे सिस्टम या सारी प्रोसेसेस यहां से करने के लिए नहीं कहेगा। कुछ चीजें ओवरलैप रहेंगी, कहीं ना कहीं पे पैरेलल सिस्टम चलेगा। जैसे कि नॉर्मली अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा है जो पैरेलल चलता है, डे वन से आप यहाँ पे शिफ्ट नहीं होते हैं, आप उस सिस्टम को पैरेलल चलाते हैं। तो आपको आपकी टीम को समझाना है, ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा ड्यूल वर्क रहेगा, बट फ्रॉम दी थर्ड मंथ और फ्रॉम द फोर्थ मंथ आप उसको कट करके यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे कहीं न कहीं एज अ बिजनेसमैन हमको चेंज मैनेजमेंट को समझाना पड़ता है। बिल्कुल, चेंज इज पेनफुल, चेंज इज टाइम टेकिंग, चेंज इज फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स। ये और कई बार क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय रेजिस्ट इसलिए कर रहा है कि उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जी। तो वो टालता है कि नहीं ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आपको वो भी अलाइन करना है, बॉस यही काम करना है और इसी पे ही जाना है, आज नहीं तो कल इसी पे। जब ये अलाइन नहीं कर पाते तो वेंडर की तरफ तोप खुलने शुरू हो जाते हैं कि आपने ढंग से नहीं बनाया, आपका ये हुआ नहीं है, आपका काम नहीं कर रहा है, हमने जो बोला था वैसा नहीं चल रहा है। ये सारी कहानियां चलती रहती है। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। और एक बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट आती है कि सिस्टम नहीं चल रहा है। सिस्टम नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है मालूम नहीं है, जबकि सिस्टम चल रहा होता है। हाँ। उनको क्या है कि अगर इस डॉक्यूमेंट पे मेरे को ये लेबल चाहिए होता था, मुझे ये लेबल चाहिए था, अगर वो लेबल नहीं है मतलब ये नहीं चल रहा है, हाँ। राइट। बट ये फिर हम समझाते हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग हम समझाते हैं, या हर वेंडर को समझाना चाहिए कि सिस्टम का जो ईआरपी की हम बात कर रहे हैं, तो ईआरपी का फेलियर और सक्सेस क्या है। ईआरपी का फेलियर, ईआरपी में कोई लेबल ना दिखना, ईआरपी में कोई बग आना, वो उसका फेलियर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी, उसमें भी तो बग आती है कई बार। अमेजोन में आता है, बीच में व्हाट्सएप बंद हो गया था, ट्विटर बंद हो गया था, जो आप एक्स कहते हैं आज। तो कहीं ना कहीं पे बग तो आती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है, वो सॉफ्टवेयर खराब है, वो उस टाइम पे आया है, उस टाइम पे आया, उसको सॉल्व किया जा सकता है। आपका बंदा उसको यूज नहीं कर रहा है, ये फेलियर है। बट इसमें एक अच्छी चीज क्या हो सकती है, मैं बग आया है ना, तो मैं अपने वेंडर की हैसियत और औकात भी उसे चेक कर सकता हूँ कि मैं बग आया उसको निकाल के दे रहा हूँ, कितनी मिनट में मेरे को वापस सेट करके दे रहा है, वो बग फ्री कैसे कर रहा है। हाँ, परेश भाई, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है। हाँ, कहीं ना कहीं पे अगर सिस्टम अच्छा डिजाइन हुआ है तो एक अच्छा वेंडर उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर सकता है। एंड यही तो चेंज मैनेजमेंट और सपोर्ट की बात आती है कि आपका सपोर्ट का एसएलए कैसा है, किस तरह का प्रॉब्लम है और वो कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए। क्या एज अ वेंडर और एज अ कस्टमर ये डील हुई है हमारी, क्या हमने इस पर क्लैरिफिकेशन लिए हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए कि कोई बग आएगी तो आप कितना कैसे सपोर्ट करोगे, क्या मुझे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, क्या मेरी ईआरपी के साथ में कितना फ्री सपोर्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं पे अगर मेरे पास बंदे नहीं है ऐसे, तो मैं मेरी नेगोशिएशन में उनसे सपोर्ट ज्यादा मांगूंगा। आई लास्ट फॉर बिगर सपोर्ट, क्या मेरे को सर 3 महीने नहीं, मुझे 6 महीने सपोर्ट करोगे, या मुझे 1 साल का सपोर्ट करोगे, मुझे इतना टाइम लग सकता है। बिकॉज आपको डे 1 से जब भी वेंडर को आप इन लेके आए तो फर्स्ट प्रॉमिसेस से बचना है। हाँ। जब वेंडर कहता 2 महीने में कर दूंगा, 1 महीने में कर दूंगा, सर 15 दिन में लाइव कर दूंगा, इन फॉल्स प्रॉमिसेस में बताइए 15 दिन को आपके बिजनेस को समझने में मुझे लग जाएंगे। इवन इफ इस वेंडर ने इसी इंडस्ट्री में काम किया है फिर भी, तो भी, क्योंकि आपका बिजनेस, आपकी प्रोसेस, आपका हार्ट एंड सोल डिफरेंट है सर, उसका डिफरेंट है, आपका अलग है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं जब कंसल्टिंग के लिए आता हूँ तो मेरे सेल्स है, मार्केटिंग है, एचआर है एंड आईटी का डोमेन का रहता है। और मैं देखा हूँ कि सेल्स में विद इन अ सेल्स, मेरे काफ़ी फार्मा कंपनी के अंदर में रहा, वो सेल्स की भी अलग अलग प्रोसेस अलग अलग रहती है। एमएलएम में हर कंपनी की प्रोसेस अलग अलग रह रही होती है। तो जब आप वो प्रोसेस को जब फिगर आउट करते हो तो वहाँ पे पता चलता है कि ये बिजनेस और ये बिजनेस टोटली डिफरेंट है। भले प्रोडक्ट सिमिलर काइंड ऑफ है,
बिजनेस का नेचर सिमिलर काइंड ऑफ, पर अंदर इंटरनल जो प्रोसेस है वो अलग है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रोसेस को ज़्यादा क्या बोलते हैं सघन बनाना है, और आपकी प्रोसेस को ज़्यादा फुल प्रूफ बनाना है कि जो आपके सॉफ्टवेयर में भी झलके। बिल्कुल। अब थोड़ा सा टाइम लीप लेते हैं। मेरा सॉफ्टवेयर बन गया, सब कुछ बन गया, ठीक है, सब है, काम वाम चल रहा है। मैं एक ईआरपी से डिसीजन कैसे लूँ, ईआरपी को रीड कैसे करना है? अच्छा, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। ये इस पे एक पूरा दूसरा एपिसोड बन सकता है, बट शॉर्ट में इसको जानते हैं। बिल्कुल। उससे पहले थोड़ा पीछे चले जाए। आपने जो टाइम लैप की बात करी, तो हमने ईआरपी लगा लिया, ईआरपी चल रहा है, राइट। ऑन अ लाइटर नोट आई वुड से, जब भी ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है या खत्म होता है, राइट, आप एज अ बिजनेस ओनर समझ लीजिए कि आपका टफ टाइम शुरू हो चुका है। ओके ठीक है, क्योंकि नाउ आपको बहुत सारी चीजों के साथ डील करना है। बट ये जो टाइम है ना, दिस विल मेक योर इयर्स, अपकमिंग इयर्स आपके बहुत इजी करेगा। हाँ, एक डिस्कम्फर्ट रहता है कि आपको उस पर्टिकुलर एक्सेल देखने की आदत थी, पर्टिकुलर फॉन्ट देखने की आदत थी, अब वो चेंज हो गई। अब वो चेंज हुई है, कहीं ना कहीं पे प्रोसेस चेंज हुई है, तो प्रोसेस इंप्रोवाइज हुई है, कुछ प्रोसेस चेंज हुई है, कुछ प्रोसेस नए आए हैं। इसको ऐसा समझिए कि आप एंड्रॉइड यूज कर रहे थे, अचानक आईफोन हाथ में आ गया है, आप नीचे से बाहर निकल रहे थे, अभी ऊपर जाके बाहर निकलना है, तो एक डिस्कम्फर्ट शुरुआती दौर पे रहेगा। एंड यहीं पे आपने जो बोला कि आपका वेंडर कैसा है आपको पता चलता है, तो आपका जो सपोर्ट शुरू हो रहा है, तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन यू लर्न मैनी थिंग्स कि मैंने ये मांगा था, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है या इसकी जरूरत है। सर, ये बटन यहाँ ना होके मेरा बंदा बार बार यहाँ पे क्लिक करने जाता है, तो क्या आप मुझे वहां पे क्लिक करा के देंगे? कहीं ना कहीं पे टर्मिनोलॉजी सेट नहीं हुई होती है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, हमने एक ईआरपी इंप्लीमेंट करी थी, तो वहां पे सिर्फ एक बटन था अप्रूवल सबमिट करने के लिए, तो उस पर लिखा था सबमिट। उनके यूजर उसको क्लिक नहीं कर रहे, दे आर लिटिल स्कैर्ड कि इससे होगा क्या, तो वो सबमिट नहीं कर रहे, उनके मैनेजर उनको कोई अप्रूवल नहीं जा रही है। वो बोला मेरे पास अप्रूवल के लिए आया नहीं। अब वही जो मैंने बोला, जेनेरिक टर्म आई, सिस्टम नहीं चल रहा। मैंने बोला सिस्टम सर कैसे नहीं चल रहा, ये आपने टेस्ट किया, आपने अप्रूवल दिया है हमें, हम बैठे उनके साथ में, उन यूजर्स को बुलाया, बोले कि यहाँ से क्या करना है, बोले सर वो बटन है सबमिट लगे, उससे क्या होता है? तो मैंने बोला उससे अच्छा एक काम करें, नाउ दिस इज द लर्निंग। तो हमने उस बटन को चेंज किया सबमिट फॉर अप्रूवल, तब उनको समझ में आया कि इस बटन से ये करना है। तो वहां पे सेंड टू अप्रूवल या एग्जैक्टली, तो वो चीज हमने कहीं ना कहीं पे चेंज करी। ये क्या हो जाता है कि जैसे बड़ी कॉर्पोरेट है तो वहां पे एक अलग वर्ड चल रहे होते हैं, और एक जहाँ पे हम एसएमई एमएसएमई है वहाँ पे अलग वर्ड चल रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यहीं पे ही आपके कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। बिल्कुल। कि आपको जैसे मैं एक फार्मा कंपनी के साथ में डील कर रहा था, तो वो सेल्स वाले को मार्केटिंग बोलते हैं कि ये मार्केटिंग वाले हैं, पूरी कंपनी बोलती है ये मार्केटिंग वाले हैं। मार्केटिंग का मतलब बाहर जाके कुछ बेच के आएंगे, बट मार्केटिंग का मतलब अलग है, वो स्ट्रेटजी है, वो कम्युनिकेशन है, वो ढेर सारी चीजें हैं, तो वो अजीब हो जाता है। पर आपको उनको समझाने के लिए उसी भाषा में डील करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल एक और मेरे पास भी है कि एक कंपनी है जहां पे परचेज भी अकाउंट्स करता है और अकाउंटिंग भी अकाउंट्स करता है, तो वो परचेज डिपार्टमेंट जैसा कुछ बोलते ही नहीं है, वो कहते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट चला गया। हाँ, वो भी वही लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बाइफरकेट करना जरूरी है। यहाँ पे आपके वेंडर की एक्सपर्टीज कम में आती है कि आपका वेंडर नॉट ओनली सिर्फ सॉल्यूशन बेच रहा है, बट वेंडर आपको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन या बिजनेस आपको सेटअप करके दे रहा है कि दिस आर द टर्मिनोलॉजीज। एक बिजनेस में ऐसे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जिससे कि ऑपरेशन स्मूथ होते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि कई बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जब आप अपना कोई भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, साथ साथ में अपनी कंपनी के प्रोसेस, एसओपी, पीपल, हायरिंग, ये सारी भी सेट करना शुरू कर दो। तो क्या होगा कि आप जब आपका इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा, तो आपको बार बार आपको बर्नआउट नहीं होगा, या बार बार आपको क्या बोलते हैं कि फायर ब्रिगेड लेके दौड़ना नहीं पड़ेगा, यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो साथ साथ में चलता रहेगा। कई बार क्या होता है कि इम्प्लीमेंट हुआ है बट कंपनी में वापस प्रोसेस नहीं है, या कंपनी में वही लाला वाला काम चल रहा है, अरे छोड़ दो, वो कर दो, वो वाला उसको उसमें नहीं डालना है, डायरेक्ट जाने दो, तो फिर वो ईआरपी बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है। दूसरा एक गड़बड़ होता है जहाँ पे है, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल बोलता हूँ कि नई बीवी आई है तो उसको पुरानी बीवी जैसी ही होनी चाहिए, वो शर्त मत रखो। यानी कई बार क्या होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, कोई ईआरपी ही यूज कर रहे थे, अब उसका अपग्रेडेड वर्जन नहीं आ रहा है आपके बिजनेस के हिसाब से, अब बिजनेस बड़ा हो गया है, पर जब आप दूसरा इंप्लीमेंट करवा रहे हो जो नया सॉफ्टवेयर है, नया कंपनी है, नया अलग तरीके का है, तो आपके दिमाग में वही था, नहीं वो यहाँ पे ऐसा था तो ये ऐसा रख दो, वो वहाँ पे ऐसा था रख दो। यानी आप पुरानी बीवी को छोड़ना नहीं चाहते, पुरानी बीवी को नई साड़ी में देखना चाहते हो, और यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप जो ईआरपी बना रहे हो
वो ईआरपी अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल की अभी आपकी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिजाइन करवाना है, नहीं कि वही का वही आप कॉपी पेस्ट करके आगे ला रहे हो। नहीं तो वही चल रहा था तो चल ही रहा था, बेस्ट ही था। हम मेन सवाल पे वापस आ जाते हैं, रीड कैसे करना है ईआरपी को और उससे डिसीजन कैसे ले। पहले आपको कहीं ना कहीं पे एक टाइमलाइन रखनी है कि टाइमलाइन क्या, मैं किस महीने पे या किस टाइम पीरियड पे क्या देखना चाहता हूँ ईआरपी से। तो बेसिकली जब हम कोई ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप 6 महीने, 1 साल एंड 18 मंथ इस पे आप रहिए। यहां से आपको क्या क्या रीड करना है, यहां से आपको क्या क्या आउटकम चाहिए ईआरपी से, वो हम डिफाइन, तब आपको पैटर्न पता चलनी चाहिए, तो आप वो चीजें सिस्टम में इंप्लीमेंट कराते हो। तो उसके लिए नॉर्मली जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं उसको आपको डिस्कस करने हैं कि ये है, ये चीजें हैं, उसको आपको समझना भी है। एज अ बिजनेस ओनर आप ही एक राइट पोजीशन में हो जो बता सकते हैं कि क्या मुझे सिस्टम से बाहर चाहिए जिससे मैं आज की डेट में डिसीजन लेता हूं। ऑन टॉप ऑफ इट आपका वेंडर भी उतना एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए जो आपको पता है कि सर ये करने से ये फायदा होता है। मैं अगर ये बोलूं कि मेरे सिस्टम में आज इस महीने में मैंने 18 या 180 डिलीवरीज करी हैं, उसका मतलब क्या? पहले मैं क्या करता था? पहले मैं 180 करता था, नहीं सर, पहले मैं करता था 150। आज मैंने 180 करी है ना, मेरे को समझ में आना चाहिए कि मैंने 30 डिलीवरी ज्यादा करी है, बढ़ गई है, 30 डिलीवरी बढ़ी है, तो मेरा कहीं ना कहीं पे मेरा कस्टमर टर्न अराउंड टाइम बढ़ा है। तो मुझे एक्चुअली कितनी डिलीवरी करी उससे मतलब नहीं है, मुझे टैट जानना है अब। तो मुझे वो रीडेबिलिटी समझनी है। मेरा टैट 15% बढ़ चुका है, मेरा टैट 30% बढ़ चुका है, ये रीड करना है। 30% टैट बढ़ने से रेवेन्यू का कितना ग्रोथ होगा, ये कहीं ना कहीं मुझे चेन मिलनी चाहिए। तो ये रीडेबिलिटी आपको समझानी है एज अ वेंडर आपके कस्टमर को, और एज अ कस्टमर आपको मांगनी है आपके वेंडर से कि सर हाउ वुड आई रीड माई ईआरपी। मैं तो आपको बता दूंगा कि मुझे चाहिए 100 चाहिए 1 साल में, मुझे 1 साल में 2 चाहिए, मुझे 1 साल में 5000 चाहिए, ये चीज मैं बता दूंगा, बट उसका रीड कैसे करूंगा, उससे डिसीजन क्या लोगे। रीड करने का इंपॉर्टेंस वहां पे आ जाता है जहां पे आप अपने डेटा को समझ पा रहे हो अभी की रिक्वायरमेंट, और इससे आपको पता चलता है कि आने वाले टाइम के अंदर में आपका बिजनेस का बिहेवियर क्या रहने वाला है। बिल्कुल, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, न्यूट्रल में है, स्टेगनेंसी आ चुकी है, और अभी इसके ऊपर से आपको अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल की स्ट्रेटजी बनानी है, या अभी राइट नाउ एक बर्निंग प्रॉब्लम है और उसका डिसीजन लेना है। पर अगर आप अपना डेटा रीड नहीं कर पा रहे हो, आप अपने बिजनेस को नहीं समझ पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये फिर ये मेरे लिए भी एक आई ओपनर है। जैसे कि ईआरपी कहते हैं, ईआरपी एक सॉल्यूशन नहीं है, ईआरपी एक मिरर है। ईआरपी बताता है कि क्या हो रहा है और क्या हुआ था, ये आपको बताता है। वो वाला मिरर नहीं है जो बोले कि भविष्य दिखा दे, बट आपको भविष्य के बारे में आगाह करता है। मैं इसको हमेशा अपने सेशन में इस तरह से बोलता हूँ कि महाभारत में एक धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र का एक संजय था, जो संजय बता रहा था कि दुर्योधन यहाँ पे है, भीम यहाँ पे है, शकुनी ऐसे लड़ रहा है, कर्ण ऐसे लड़ रहा है, भीष्म पितामह ऐसे लड़ रहा है, ये सब चल रहा था और वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है और धृतराष्ट्र वहाँ पे उसको समझ रहा है। कई बार क्या होता है, आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि आपको पता नहीं है कि आपने नवंबर में जो मैन्युफैक्चरिंग कराया था वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका रिटर्न हुआ माल आके पड़ा है वो कहाँ पे, कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ है, आपका कौन सा माल था जो अब चोरी हो गया और आपको पता ही नहीं है, आपके वहाँ पे किसी ने उठा के बेच भी दिया है, बाहर का बाहर चला गया है, या 4 चीज़ें जा रही है उसमें 5वीं चीज़ भी अंदर डाल के चली गई, आपको पता नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपका जो ईआरपी है वो आपको संजय की तरह पूरा लाइव टेलीकास्ट देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है, या हमारे एज अ वेंडर हमें जो देना होता है वो आरओआई पे होता है कि ईआरपी का आरओआई कैसे निकालें। यस, राइट। तो ईआरपी आपको आरओआई मतलब आपको लाके आपकी जेब में पैसा नहीं डालता सर। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है एंड फिर आपको आरओआई की टर्मिनोलॉजी को समझना है। आरओआई कम्स इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, आरओआई कम्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, आरओआई कम्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं तब आपको एक आरओआई मिलती है। कहीं ना कहीं पे अगर आपने जो इन्वेंट्री वाला एग्जांपल लिया उसी को मैं अगर वापस रिपीट करूं तो मेरे पास कहीं ना कहीं डेड स्टॉक रहता है जो मुझे पता नहीं होता है। हम इंडस्ट्री में जाते हैं, हमने सीखा है, कई जगह देखा है कि उनके परचेज किए हुए गए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं दूर अंदर पड़े हैं जो कोई देख भी नहीं रहा, और दूसरे खरीद रहा है, डाल रहा है, और वो वापस उसी को बाय करके नया स्टॉक लेके जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। ईआरपी या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो ईआरपी का एक पार्ट है, या आपका वेयरहाउस मैनेजमेंट या प्लांट मैनेजमेंट बोल लीजिए, वो कहीं ना कहीं पे आपको दिखा के लाता है। आपको दिखाता है कि आपके पास में ये स्टॉक इस जगह पे, यहाँ पे ये मटेरियल, ये वाला बैच, ये वाला लॉट वहां पे पड़ा है, तो आप उसको पहले यूज करते हो।
अब यहीं पर ही अगर आप ब्रॉडली समझें, आपके पास में कोई एक मटेरियल है जो एक्स अमाउंट में या एक्स नंबर में एक आपके गोडाउन में या आपके प्लांट में कहीं पड़ा है जो यूज ही नहीं हुआ, उसका आपको उस जगह का रेंट, उसकी वैल्यूएशन, उसका अगर एक्सपायरी वाला मटेरियल है तो कहीं ना कहीं पे वो मॉनेटरी लॉस, उसी की कॉस्ट अगर हम ब्रॉड टर्म में अगर बिग वॉल्यूम में निकालें तो आपका ईआरपी वहीं फ्री हो चुका है। हाँ, उस कॉस्ट में तो आपका ईआरपी हो जाता है। यानी आपका जो अनदेखा जो नुकसान था वो नुकसान ही बचा लिया। आप देखते हो कि भाई मैंने 14-15 लाख 25 लाख का मैंने समझो कोई ईआरपी डलवाया है और वहां पे पता चल रहा है कि मेरी 50 लाख की चोरी रुक गई है, या मेरा जो माल एक्सपायर हो रहा था अब वो माल एक्सपायर होना बंद हो गया है क्योंकि मैं डिसीजन लेके उसको डिस्काउंट में या कोई भी चीज में या सेल लगा के मैं बेच सकता हूँ। बिल्कुल। तो वहां पे आ जाता है, लोग वहां पे ये सोचते हैं कि भाई मैंने ईआरपी डाल दिया तो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमाना आना चाहिए। वो आएगा, वो बात की बात है जब डिसीजन लेते हो तो। बाकी आपका जो मेजर मोटा मोटी हो जाता है कि भाई आपके एफर्ट कम हो जाते हैं, आपका टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाता है, आपका बिजनेस फास्ट हो जाता है, आपका बिजनेस लाइव हो जाता है, आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है और आप अब डिसीजन इसके ऊपर से ले पाते हो। बिल्कुल। एंड इसको ऐसे भी समझे कि ईआरपी इज नॉट अ मैजिक पॉइंट कि आपने आबरा का डाबरा किया और कल जाके चीजें चेंज हो गई। हाँ। कोई मैजिक पॉइंट नहीं है। इट इज अ टूल विच विल बी गिवन टू योर पीपल। इट विल एम्पावर देम and help them to do the work much faster than the before। आज मैं एक सॉफ्टवेयर के बिना जब मैं कोई इनवॉइस बनाता था या कोई डॉक्यूमेंट या प्रपोजल लिखता था, इट यूज्ड टू टेक मी, इट मे टेक 2 to 3 hours और 4 hours, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा। कोई अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा, उसके प्राइस कैलकुलेशंस लगाऊंगा, करके 6 घंटे निकालूंगा। एक दिन में 2 प्रपोजल बना रहा हूँ। विथ ईआरपी एंड विथ ऑटोमेशन आप शायद 5 मिनट में वो काम कर लो, आप 10 मिनट में वो काम कर लो। एक बेस्ट एग्जांपल दूं, हम अभी एक गारमेंट कंपनी के साथ काम करते थे। उनके पास कम से कम 5,000 से ज्यादा डिजाइन हैं उनके पास में। अब वो मैन्युफैक्चरिंग या वो डिजाइन्स एक्चुअली डिजाइन्स के पेपर कट करते हैं जो नीचे टेलर्स यूज करने वाले हैं उसके हिसाब से गारमेंट कटिंग के लिए। उनके 5,000 डिजाइन में से उनके कस्टमर की रिक्वायरमेंट वाले उनको जो डिजाइन्स निकालने हैं, कम से कम इट यूज्ड टू टेक देम 1.5 डे, क्योंकि वो सारे एक्सेल शीट में से निकालता है, उनको लाइन अलग करता है, इकट्ठा करता है, अपने पाइवटिंग करता है, ये करके उसको टाइम लगता था बहुत सारा, को मार मार के वहां पे ले आया, बहुत टाइम लगता था। हमने उनके लिए एक सिंपल सा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, पीओसी कहते हैं हमारे टर्म में, पीओसी करके दिया, जिसमें हमने विद इन 2 मिनट्स में उनको टॉप 10 डिजाइन लाके खड़े कर दिए कि ये डिजाइन आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे मैच हो रहे हैं और उनके क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, क्या प्लस माइनस आपको करना है। स्लीव छोटी करनी होगी, स्लीव बड़ी करनी होगी, कितनी बड़ी करनी होगी, आपको डायरेक्टली पता चल गया वहां पे डिसीजन। अब आप सोचिए कि 1.5 दिन का काम आप 5 मिनट में या 2 मिनट में कर ईआरपी की आपका अगर ईआरपी में प्रोसेस सेट हो चुका है तो आपको कोई बंदे पे डिपेंडेंसी नहीं है, आपकी किसी एम्प्लॉय पे डिपेंडेंसी नहीं है। आप उस प्रोसेस को कल एक नया बंदा हायर करके करा सकते हैं। एंड ईआरपी की जब हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो ईआरपी में कोई ब्रांडेड ईआरपी लेना या ग्लोबल ईआरपी लेने का एक और फायदा होता है। मैं आई विल नॉट डिसएग्री और आई एम नॉट डिसरैंकिंग द लोकल वेंडर्स और द लोकल ईआरपी वाले, दे आर गुड इनफ, दे हैव आल्सो डेवलप्ड अ सॉल्यूशन। तो उन्होंने भी तो मेहनत करी है, उन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन बनाया है। बट एक ग्लोबल बेस्ड ईआरपी या जो एक ईआरपी जो कहीं ना कहीं पे सारे सिटीज में, सारे कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में यूज हो रही हैं, जिनके मल्टीपल वेंडर्स अवेलेबल हैं, उसमें ऐसी ईआरपीज करने का फायदा ये होता है कि आपके पास वेंडर लॉक इन नहीं होता है। आप एक सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उनके साथ में, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे इफ यू आर डिससेटिस्फाइड विद देम तो आप इस वेंडर को चेंज करके दूसरा वेंडर ला सकते हैं। इस केस में अगर हमने पहले प्रोसेसेस फॉलो करी हैं, हमने डॉक्यूमेंटेशंस करवाए हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपने फंक्शनल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस करे, आपने हेल्प वीडियोस बनाई हैं, तो आपका दूसरा वेंडर जो अंदर आ रहा है उसके लिए काम बहुत ईजी होगा। वेंडर लॉकिंग का मतलब क्या है कि मैंने आपका सॉफ्टवेयर बना लिया, वहाँ पे बैठा है, अब कल कोई भी छोटी चीज़ हो रही है तो मैं आपका नाक दबा रहा हूँ, आप कल उठ के आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको मैं अभी ब्लैकमेल करता रहूँ। आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको जो छोटी चीज़ें, जो 5 रुपये की चीज़ हो रही है, उसका मैं 25,000 रुपये 50,000 रुपये मांग रहा हूँ वो चेंज का। तो ये वेंडर लॉकिंग न रहना, ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। बिल्कुल, ये फायदा है ईआरपी का। क्या आप मेरे को अगर आपकी कल से आपकी शक्ल पसंद नहीं तो मैं कहीं और से काम करवा सकता हूँ। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पे।
क्या ऐसा हो सकता है सिस्टम जहाँ पे मैं अभी ईआरपी के बारे में सोच रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई आदमी होता है जो मेरे को कंसल्ट करता है, मेरे को बताता है, भले पैसे लेके ले, पर कंसल्टिंग कर दे कि भाई ये है तेरा बिजनेस में आने वाले टाइम का रहेगा, तेरा फेज 1 ये रहेगा, फेज 2 ये रहेगा, फेज 3 ये रहेगा, तेरे को जहाँ पे भी जब तेरा बन रहा है वहाँ पे ये बनवा ले। तो ये कहीं पे पॉसिबल है या ऐसा कुछ इसको अगर हम टेक्निकली कहें तो ये कंसल्टिंग है, राइट? बट हम इसको अलग वे में भी ले सकते हैं। इट इज अ टॉक, इट इज जस्ट मीटिंग ओवर कॉफी। हम बैठे साथ में और हम बात करें आपके लिए। और अगर आपके किसी कस्टमर स्फेयर में आपको चाहिए कि हम ऐसे कोई बात उनसे करें, हम उनके साथ बैठे, तो वी विल बी हैप्पी टू डू दैट। आप हमसे मिलवा सकते हैं उनको, और हम उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसल्टिंग या बेसिक बात कहें, उनसे मिलकर हम समझ सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं कि सही में आपको ईआरपी की जरूरत है। अगर है तो कैसे ईआरपी लीजिएगा, कैसे उसको रोड मैप बनाइएगा, वो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। आपका फेज 1, फेज 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3 कैसे करते हैं उसको। सो दर्शकों, अगर आप में से किसी को भी यानी इसके लिए कंसल्टिंग चाहिए वहाँ पे है, तो मैं कृष्णकांत जी का नंबर अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं इनके साथ में करीबन 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने ढेर सारे प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ कि आपको आपके बिजनेस को प्रॉपर चैनलाइज कैसा करना है और उसके साथ में क्या क्या सपोर्ट चाहिए, ये कृष्णकांत जी आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। सो कृष्णकांत जी, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। इस पॉडकास्ट से उनको एक फ़ायदा मिलेगा कि उनको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं जो अभी प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ, मैं अभी जो मेरे एडमिन में लगा पड़ा हूँ, मैं बिजनेस में ही लगा पड़ा रहता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं बिजनेस से बाहर निकल के कैसे बिजनेस करूँ। ये एक ईआरपी से सॉल्व हो सकता है, ये पूरा ऑटोमेशन से सॉल्व हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, आगे भी आपसे जानना है, ढेर सारी और बातें करनी है। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज आए और आपने टाइम निकाला। थैंक यू परेश भाई फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। एंड जाते जाते सिर्फ एक ही बात यही कहूंगा कि आप कोई भी ईआरपी लीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर लीजिए, आपका एम या आपका गोल उस सॉफ्टवेयर को लेके उस सॉफ्टवेयर को सीखना नहीं है। वो सॉफ्टवेयर आपको आपके बिजनेस में हेल्प करना चाहिए। तो आपको ऐसे वेंडर आइडेंटिफाई करने हैं जो आपको हेल्प करें, आपको वो चीज इंप्लीमेंट करवा के दें, जिससे कि आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकें, ना कि उस सॉफ्टवेयर को समझने में ही फंस जाएं। विद दैट थैंक यू वेरी मच परेश भाई।